तो जब देर रात को फोन बजता है ना और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कॉल होता है तो आंख नाक कान सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देर रात का मतलब है कि कुछ बड़ा घट चुका है या घटने वाला है। विपक्ष के एक नेता ने फोन किया और बोला, क्या कुशवाहा जी आप तो गले ना मिल लिए। तो बोले तो क्या करेंगे, जब पैर ही छू लिया था। आरजी ने कह दिया है तेजस्वी को कि भाई तुमको मुख्यमंत्री बनना है, आप उस पर फोकस करो। कुछ केंद्रीय नेता भी आपको बिहार में चुनाव लड़ते हुए देखेंगे। हाँ, ये बात चल रही है आगे और मुझे लगता है कि ये बात सच होती भी नाम नजर। बता दीजिए। मैंने क्या किया, आओ देखा ना था, मैंने अपने कैमरा पर्सन को कहा कि उतरो, तुरंत भाग। हाँ। और गाड़ी उनकी जब तक रिसेप्शन पे लगती तब तक मैं पहुंच गया था। उतरती पीछे पीछे गाड़ी लगा लिए। क्यों लगा लिए पीछे गाड़ी? बताए थे ना, तबीयत नु खराब है हमारा। तो वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आए, एक जनरल सेक्रेटरी के रूम में बैठे, हम वहाँ थे, तो उन्होंने ग्रीन टी पी, कहा ग्रीन टी मंगा लेते हैं। तो जनरल सेक्रेटरी ने खुद भी ग्रीन टी, हम सब ग्रीन टी, उनकी फोटो खींच ली कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के वो शराब पी रहे। महिला से पूछा जाता है, बुजुर्ग महिला से, कि इस बार वोट आप किस पे देंगे, जात के नाम पे देंगे कि विकास के नाम पे देंगे? बूढ़ी अम्मा पूछती हैं, विकास कौन जात का है? एनडीए के नेता मुझे ये बता रहे थे, मैं उनसे मिली थी अभी पटना में, बहुत खुश नहीं थे जो प्रशांत किशोर लगातार खोल रहे हैं परते। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आप चुनावी समय से जाएं तो थोड़ा पीछे से जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्वाइन कराएं। क्लासिक, गुड वन। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। कोई पंडाल नहीं छोड़े ना तुम तो। नहीं, मैं ये तो सारे पंडाल हो क्या है? जब आप आए तो मुझे लगा कि आप खुद एक दुर्गा पंडाल से आ रही हैं, दुर्गा माँ का पूजा करके आ रही हैं। ऐसी गनीमत है, ये नहीं बोला कि हम ही पंडाल बन के आए। मुझे लगा यही बोलने वाला है कि पंडाल के कपड़े में आ गई वही हैं। पॉज कर देता, आप खुद एक पंडाल। ये तारीफ कर रहे हो कि बुराई कर रहे हो? नहीं, तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ कर रहे डर क्यों रहे हो? हो। दुर्गा चामुंडा का भी रूप धारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। खुश रहिए, खुश रहिए। हमारे दर्शकों को भी हम थोड़ा सा उनका भी स्वागत कर दें। हमारे तो नोकझोंक चलती रहती है। रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम आ गए हैं। द डेडली डुओ ऑफ द टू लेडीज इज बैक। ऐश्वर्या पालीवाल अपने हाई हील्स के साथ आपके सामने है और मौसमी सिंह वापस आ गई हैं बिहार के पूरे दंगल की कहानियां सुनाने के लिए आपको। लेकिन आज जो है असत्य पे सत्य की जीत हुई थी। तो पहले शुरुआत, इंट्रोडक्शन से पहले आपको राम राम, सलाम, नमस्ते। आज विजयदशमी है और उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं ना कि मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। तो आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि घमंड हारा था और जीत हुई थी सच्चाई की। और उसके साथ ही आज बापू का दिन है, 2 अक्टूबर। अंग्रेज़ों को उन्होंने 2 देशों से किस तरह से निकाला और किस तरह से वो लाठी लेके चलते थे सीना तान के और दुश्मन थर थर काँपते थे। तो बापू को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी आज जन्मदिन है। और उसके साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी कैलेंडर आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से संघ की स्थापना आज हुई थी और 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो उसके भी काफ़ी सियासी मायने हैं। तो इन सब मायनों के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हैं और आज रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम विजयदशमी के साथ ही शुरुआत करेंगे कि कहाँ पे रावण भागते हुए मिला और कहाँ पे जो है राम ने सही तीर कमान चलाया। रावण की पूजा कहाँ होती है और कहाँ पूजा होती है, ये सब चर्चा करेंगे। उससे पहले उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से बिहार के दंगल में क्या मिस्ट्री और क्या केमिस्ट्री चल रही है। पीके से लेके आरके सिंह तक, पवन सिंह से लेके सारी आरजेडी और कांग्रेस के घमासान के बारे में। और शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं सब तैयार हैं। हिमांशु मिश्रा, आप जानते हैं कि जो भी सरकार में घटता है या सियासत के पावर कॉरिडोर्स में घटता है, हिमांशु को सब पता रहता है। मैं कहती हूँ ना, हिमांशु का आलम वही है जैसे प्रणब मुखर्जी की एक एलिफेंटाइन मेमोरी थी, पूरा इंस्टीट्यूशन लेके साथ में चलते थे कैलेंडर्स का। तो वो डिकोड हमारे साथ करेंगे और हमारे
सोशल मीडिया के टाइकून, खबरी रिपोर्टर, छपास रोगी, ये जो है आखिरी काटपिटाई वाला हो रही tag। है अमित भारद्वाज की। पर अमित बहुत बेहतरीन ढंग से हमको सारा बताएंगे कि अभी मूड मिजाज क्या चल रहा है। टाइटल लेकिन एक्स्ट्रा आपने छपास रोगी का उनको दे दिया, वो मेरा है। अच्छा तुम ले लो भाई, Own तुम ले कर लो, रहा है। तुम ले लो, चलो। यहाँ पे झगड़ा चल रहा है कि तुम छपास रोगी ओरिजिनल वाले हो कि कॉपी कैट वाले हो, या अमित ओरिजिनल वाला है। अमित का याद है ना तुम्हें कि व्हाट्सएप पे बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक्स में डालता था ब्रेकिंग न्यूज, जिससे सारी खबरें इसी के पास आ रही है और किसी के। उससे आउटपुट में बैठे हुए लोगों को आसानी हो जाती है। एआई टूल का कौन बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, वो एग्जाम्पल अमित है। एग्जैक्टली तो सही डिकोड किया है हिमांशु ने। और ऐश्वर्या जो है गुम चल रही थी, पर ऐश्वर्या कुछ कहना चाह रही है कि वो गुम नहीं थी। हम गुम नहीं थे, हम लुप्त थे लेकिन विलुप्त नहीं थे। विलुप्त कामों नहीं। में थोड़ा लुप्त थे लेकिन विलुप्त नहीं थे। और उसका एक कारण है, मतलब मैं आपकी नाराजगी या आपकी बेचैनी समझ सकते हैं हम लोग, पर हम लोग सब ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं। तो जब हम लोग नहीं रहते हैं तो कोई और आएगा, वो अपने किस्से कहानी सुनाएगा, और इसी से हम लोग की जिंदगी की जो दौड़ है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। मतलब एयर कंडीशन रूम में हम आपके साथ जब बैठते हैं तो ये हमारे सबसे इत्मीनान का वक्त होता है। कुछ लोग तो ये लगातार मैसेज करते रहते हैं कि भाई कितनी देर एसी में बैठेगा रिपोर्टर, चलो फील्ड पे आओ। तो इसके बाद हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हम अभी साड़ी को सही से बांध के जाएंगे फील्ड पे और ग्राउंड पे रिपोर्ट करेंगे। तो खैर शुरू करते हैं हिमांशु। लेकिन एक बात, हाँ अच्छा, पीयूष का भी ज्यादा रोल नहीं हुआ तो नहीं बोलेगा नहीं जरूर। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलो, आप बोलो। हिमांशु सर का आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने अमित का इंट्रोडक्शन दिया, सीधा अमित साहब ऐश्वर्या पे चली गई। पीयूष, ओह, दुखी हो गया बेचारा भी। आपने इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं पीयूष। तुम्हारा माइक म्यूट कर दे, म्यूट करना भाई उधर से, इसका माइक कम से कम ये बताओ तुम कि कितना तुमको मिस करते हैं लोग। वो इसीलिए मिस करते हैं ना कि हम तुम्हारी टांग खिंचाई करते हैं। तुम्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, तुम बड़े वाले बड़े महान पुरुष हो यार। मौसमी की हालत जगदीप धनखड़ के टाइप है। मतलब मेरा तो ये फेवरेट फेस्टिवल है। क्यों? अब मैं बहुत मनाती थी बचपन में। हाँ मैं बहुत बनाती थी, कभी मैं सूपनखा बनती थी, कभी मैं रावण बनती थी। मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता था रावण? रावण मेरा नहीं फेवरेट होता था, सबको लगता था ये सबसे अच्छा रोल रावण का ही करती है। क्यों? और आप लोग को वानर सिन्हा बना सकते हैं वैसे तो। आपके हंसने के स्टाइल के नहीं हमारे, अब हंसने के स्टाइल पे मत बात करिए। कई लोग के हंसने के स्टाइल पे बहुत बवाल हो चुका है, तो ये मत बात करिए। हाउस के अंदर हमारी दमदार आवाज की वजह से। तो पर दशहरे पे क्या एक डायलॉग बट रावण की इतनी दमदार आवाज नहीं थी जितनी आपकी है। तो देखिए हनुमान जी का कैरेक्टर जो है सबसे फेवरेट होता था, सभी बच्चे बनना चाहते थे, क्योंकि उनकी पूंछ में जब आग लगाई जाती है तो हनुमान जी पूरे सारे फल खा सकते हैं, पूरी लंका को का दहन कर सकते हैं। तो वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता था। पर ये दिल्ली की अगर हम बात करें, दशहरे का मौसम है, त्योहार का मौसम है, दिल्ली में क्या सुगबुगाहट है सियासतदानों के बीच? क्या मुद्दा हावी है? देखिए, जो एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन क्लब चल रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में। आप हमारी तारीफ करें, हम 2 कदम बढ़ के, आपकी करें फिर 4 कदम बढ़ के, वो हमारी करें। तो ये इस समय बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता जो हैं वो भी इसको बहुत क्लोजली देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा कि संघ के 100 साल हो चुके हैं, उन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प और एक कॉइन को लॉन्च किया। तो उन्होंने जिस तरीके से संघ की पूरी हिस्ट्री बताई, फिर मोहन भागवत जी पे आए, 2009 से सारे संचालक रह चुके हैं मोहन भागवत जी, क्या क्या उन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर लोगों को लग रहा है कि अध्यक्ष बस बनने ही वाले हैं। क्योंकि देखिए, हम सब यही सुन रहे हैं ना कि भाई आरएसएस और बीजेपी को टेबल पे बैठना है, उनको बातचीत करनी है। मोहन भागवत पहले बोल दिए हैं कि 75 तो कोई नंबर ही नहीं है भाई, मैंने कभी नहीं कहा, किसी और को भी नहीं कहा कि आप हटिए। तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से संघ और बीजेपी की जुगलबंदी जो चल रही है, तारीफों के पुल जो बांधे जा रहे हैं, उस पे इस समय लोगों की निगाह टिकी हुई है। पर संघ का स्थापना दिवस हिमांशु, अगर हम डिकोड करें और दर्शकों को भी समझने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सिंबॉलिकली अगर स्थापना दिवस की बात करते हैं, कई बारी चर्चा हुई है, जो हस्तियां आती हैं, शामिल होती हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं, कई बारी सुर्खियों का भी सबब बने हैं। पर क्या मायने हैं? मतलब 100 साल पूरे हो गए संघ के, एक जर्नी, तो क्या मायने हैं इसके? देखिए, बिल्कुल इस पे एक चीज़ बहुत है कि 100 साल संघ के शताब्दी वर्ष के पूरे हुए आज। लेकिन आप उनकी यात्रा देखिए, केशव बलिराम हेडगेवार कहाँ थे? कांग्रेस में थे,
कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने एक संगठन बनाने की कोशिश की, बनाया, और वो विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन हो गया जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। वो लेप्रेसी पे भी काम करते हैं, वो वनवासी कल्याण आश्रम भी चलाएंगे, वो स्वदेशी जागरण मंच भी होगा, VHP भी है, लघु उद्योग भारती भी होगा, वहाँ ABVP भी है, वहाँ पे भारतीय किसान संघ भी है, तो भारतीय मजदूर संघ भी है। मतलब उनके ऐसे 32 संगठन है जो काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। एक चीज जरूर है, संघ को लेके हमेशा अपोजिशन में, तो आज का जो अपोजिशन है, संघ के साथ विवाद रहे हैं कुछ चीजों पे। संघ इस चीज को अगर आप देखेंगे तो संघ ने नए जमाने में, जब से हम देखें तो 2018 से संघ ने इन जो मिथ्स हैं उसको क्लैरिफाई करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि आपके जो मन में धारणा है वो हम ऐसे नहीं हैं। इसकी शुरुआत हम लोग जब से कवर कर रहे हैं तो मोहन भागवत ने 2018 में शुरू किया था। उन्होंने विज्ञान भवन में इसी तरीके का एक कार्यक्रम किया था और उन्होंने बताया कि संघ क्या सोचता है, संघ का देश के प्रति क्या है, और अपोजिशन में वहीं एक सबसे बड़ी बात आई थी कि सभी अपोजिशन पार्टीज के जो अध्यक्ष थे उनको इनवाइट किया गया था कि आप आइए और हमारी बात को समझिए। अच्छा। तब एक सवाल आया था मौसमी कि क्या कांग्रेस में भी आप अपने प्रचारक भेज सकते हैं संगठन मंत्री के तौर पे? तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मांगेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये 2018 में उन्होंने बोला था। तो आप उनके विचारों से सहमत हैं तो ठीक है, नहीं है तो, लेकिन वो काम करते हैं। और क्योंकि प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तो मोहन भागवत एक बार उनके साथ लंच करने गए थे, बहुत, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की मुलाकातें बाद में ही आती हैं, सोशल मीडिया पे आया तब पता चला सबको। और जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति से हटे, 17 में हटे, 18 में वो RSS के एक तृतीय वर्ष शिक्षा का जो अभ्यास वर्ग था उसके समापन समारोह में पहुंचे थे। उस समारोह में इसी तरीके से लोगों को बुलाया जाता है जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में मतलब बहुत प्रसिद्धि पाली है, चाहे वो इसरो के चेयरमैन गए हों, प्रणब मुखर्जी, ऐसे बहुत से लोगों को संघ ने बुलाया है अपने मंचों पे और उनको बोलने के लिए भी कहा जाता है, यानी वो वहाँ से संघ के बारे में अपनी राय बताते हैं। आज रामनाथ कोविंद है वहाँ पे। तो 2 इस तरीके के फंक्शन होते हैं साल में जिसमें संघ डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि संघ के बारे में संघ क्या सोचता है। इंटरेस्टिंग है। कुछ कह रही थी इसमें ना मौसमी, रामनाथ कोविंद जो इस बार चीफ गेस्ट रहे हैं, तो रामनाथ कोविंद के ऑफिस में मेरी बात हुई थी। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं थोड़ा सा हिचकते थे किसी संघ के इवेंट में जाने से, थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन होता था कि जाएं ना जाएं, अफिलिएट हो जाएंगे। जब प्रणब मुखर्जी गए उसके बाद बहुत बहुत भयंकर कंट्रोवर्सी हुई कि ना क्यों चले गए, क्या हुआ। तो वो खुश थे, उनका ऑफिस रामनाथ कोविंद का खुश था कि देखिए प्रणब मुखर्जी एक बार चले गए ना तो रास्ता खुल चुका है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो उनको ये लगता था कि भाई अब इस तरीके का जो आदान प्रदान है जिसका हिमांशु जी बात कर रहे थे कि RSS का तो कहना है हमारा दरवाजा खुला है, उनका ऑफिस का ये कहना था कि हम पहले शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि हमसे पहले प्रणब मुखर्जी जी जा चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, तो हमारे लिए हाँ बोलना आसान हो गया। इसमें एक लेकिन ये है जो एक्सेप्टेबिलिटी की बात हो रही है, मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। मतलब या तो आप संघ की तरफ हैं या आप संघ के खिलाफ हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी बहुत ज़्यादा खुद को डिफाइन करना इस बारे में शुरू किया। पहले बीच की लाइन लेके चलने की कोशिश करते कि ठीक है हम बीजेपी को अटैक कर रहे हैं। मैं अभी ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसमें रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा हूँ। वजह यह है कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से बात कही गई कि दिल्ली में कुरिकुलम में संघ पढ़ाया जाएगा, राष्ट्र नीति के कुरिकुलम में, तो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो हम अपने दौर में स्कूल में IB लीग स्कूल से, IB लीग के बोर्ड से वो कराते थे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कराते थे, हैप्पीनेस कुरिकुलम लेके आते थे।
अब हम राष्ट्रनीति में संघ पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये कैसा डिफरेंस है, ये कैसी जर्नी है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से लोग बहुत क्लियर कट बोलना चाह रहे हैं कि हम संघ के खिलाफ हैं, क्योंकि बहुत समय लगा संभवतः पार्टियों को भी समझने में कि आप सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं, आपको आइडियोलॉजिकली डिफाइन करना पड़ेगा। और खासतौर पे ये अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के लिए भी संभवतः सबक है, क्योंकि वो कई बार सॉफ्ट क्लीनिंग लेते रहे कि संघ को नहीं अटैक करेंगे, पीएम मोदी को अटैक करेंगे। कभी चेंज किया कि नहीं, पीएम मोदी को नहीं अटैक करेंगे, हम जो है एचएम को अटैक करेंगे। फिर ये हुआ कि बीजेपी को अटैक करेंगे, किसी नेता को नहीं अटैक करेंगे। अब वो क्लैरिटी भी आ रही है। तो ये इस बार बहुत जिस साल 100 साल की बात हो रही है, उस वक्त देखिए जैसे ये बात कही गई कि दिल्ली के स्कूलों में संघ पे कुरिकुलम लेके आया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने बिना समय गवाए स्पष्ट किया कि उसके वो खिलाफ हैं। और अगर पढ़ाया जाए तो उनका जो अपना क्रिटिसिज्म है, स्पेक्ट्रम है, कि ये भी पढ़ाओ, कि क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं थे, ये भी पढ़ाओ, पूरी लिस्ट उन्होंने थमा दी कि आप ये सब भी पढ़ाओ। तो आइडियोलॉजिकली लोग खुद को डिफाइन दो चीजें हैं अमित। अगर आम आदमी पार्टी को ये बात समझ अब आ रही है तो ये तो बहुत देर हो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, जो पॉलिटिक्स में है वो ये जानता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये बात अरविंद केजरीवाल को आज से नहीं मालूम है, जब वो आंदोलन कर रहे थे तब से मालूम है। अब अगर इसमें कई संघ के संगठन उनके उस दौर में लगे और पीछे से रणनीतियां बनी होंगी, मैं उसका जिक्र कभी फिर हम लोग करें, क्योंकि आपको ये आप फ्लर्ट करते रहे हैं पीछे। हाँ, एक और चीज है। तो आप तुम कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी फ्लर्ट और आरएसएस फ्लर्ट करते रहे उसके पीछे कई संघ के स्ट्रेटेजिस्ट थे। जो चीजें होती थी उसमें बहुत बड़ा रोल संघ के लोगों का भी रहा, संघ से जुड़े एसोसिएशन, नॉट संघ डायरेक्टली, कांग्रेस बट इनडायरेक्टली वेट सेट, और कांग्रेस इस बात को कहती रही है। दूसरी चीज, आप ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई मंचों से कही गई है कि संघ जो है वो हमारे लिए एक ऐसा है, हमको वो संघ की जो थॉट है ना वही हमारे विचार है। आपको अगर पार्टी शिफ्ट भी करते हैं ना बहुत से नेता, तो आप देखिए फिर उनके विचार कैसे होते हैं। मैं उसमें फहरिस्त लंबी है, उसमें जाएंगे तो बहुत डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस के बिना भारतीय जनता पार्टी को आप सोच नहीं सकते। ये फैक्ट है। इसमें अगर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी आज कह रही है कि उनको ये समझ आया, तो मुझे लगता है थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया है। लेट नहीं हो गया, समझ आया। लेकिन क्या है, सत्ता जब नहीं रहती है तब वो मुखर होते हैं, जब नहीं होती है तो सब ठीक। आप कह रहे हैं ठोकर लगने के बाद समझ आती है। ठोकर लगने के बाद सर्वाइवल की भी बात है। पीयूष बार बार कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा है, तो पीयूष की बात सुन लेते हैं। हाँ पीयूष बताओ। हम लोग संघ पर चर्चा कर रहे हैं और आज दशहरा भी है। दशहरा से 2 दिन पहले यानी अष्टमी को, महाअष्टमी को, प्रधानमंत्री एक दुर्गा पंडाल गए थे और लकीली मेरे को मौका मिला वो जगह कवर करने का जब प्रधानमंत्री वहाँ पे गए। तो एक बार ये देखिए, आपने एक चीज़ कही कि ब्रेकिंग ट्रेडिशंस में प्राइम मिनिस्टर बिलीव करते हैं। आज वो आईपी एक्सटेंशन जा रहे हैं, महाअष्टमी में वो सीआर पार्क गए। तो सीआर पार्क एक ऐसी जगह है जिसको एक छोटा बंगाल कहा जाता है। इतने खूबसूरत पंडाल लगते हैं वहाँ माँ दुर्गा के कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप जाएंगे, देखेंगे, तभी आपको वहाँ की चीज़ का जो आनंद है वो मिलेगा। तो शाम को 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री को आना था और मैं 2 बजे वहाँ पहुँच गया। 2 बजे से पहले ही वहाँ पे जितने रास्ते थे उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया था। उसके बावजूद भी महाअष्टमी जो है सबसे बड़ा दिन होता है बंगाल की परंपरा में, दुर्गा पूजा के दौरान। इतने लोग, गाड़ियां वहां पहुंची हैं, गाड़ियों की लाइन लग गई है और गाड़ियां दूर खड़ी कर करके लोग पैदल पंडाल तक पहुंच रहे हैं। अच्छा, मतलब हम लोगों को खुद, मेरे को मेरे कैमरा पर्सन ने कहा कि ट्राइपॉड उठा ले और लाइव व्यू ले लेते हैं। मैंने कहा कि इतना भारी सामान लेके कहाँ तक जाएंगे। तो फिर भी हमने किया, जैसे हम लोग गए अंदर तो लोग 2-2 किलोमीटर तक चल के वहां पर गए और 5-5:30 बजे के आसपास वहाँ पर 3 महिलाएं आई और उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री कहाँ पर आएंगे, किस जगह आएंगे। तो मैंने कहा कि सामने काली मंदिर सोसाइटी है, यहाँ पर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग उनसे मिल पाएंगे। कि हाँ, अगर आते हैं तो आप कोशिश करिएगा, मिल लीजिएगा। तो हुआ ये कि एसपीजी की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से वो लोग नहीं मिल पाए। मतलब उनको जहाँ से रास्ता आना था वहाँ वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। कॉमन जो पीपल है वो लोग वहाँ तक नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे थे।
तो वो क्या हुआ कि पहले वो उस पॉइंट पे जाके खड़ी होने की कोशिश की जहां से उनकी गाड़ी गुजरेगी, वहां से उनको पीछे कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। फिर उसके बाद उन महिलाओं को, तीनों महिलाओं को मैंने देखा कि जहां पर पंडाल लगा है ना, जहां पे काली मंदिर सोसाइटी है, उसके ठीक सामने एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ खड़े। वो रिक्वेस्ट करके वो तीनों महिलाएं ऊपर चढ़ गई सिर्फ एक देखने के लिए कि कैसे पूजा हो रही है, प्रधानमंत्री आए तो उस वक्त क्या क्या हो रहा है। तो लोगों में उत्सुकता कितनी थी, एक्साइटमेंट कितना था इस बार सेलिब्रेशंस जब हुई। और देखिए इसमें एक चीज आपको पता चली कि जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ग्राउंड पे, अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम लोग शाम को रामलीला कवर करने जाएंगे, सबकी ड्यूटी लगी अब हुई तो है। रामलीला खत्म हो गई है। मतलब सॉरी, रावण दहन कवर करने जाएंगे। आदत पड़ गई ना, पूरे 8 दिन से रामलीला 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 चल रही है, तो वही टेप चल रहा है। तो अब अमित की भी ड्यूटी लगी होगी। नहीं, ड्यूटी तो लगी हुई है, हर साल भी लगी रहती है, लेकिन मुझे पीयूष की एक बात से याद है, फर्स्ट टाइमर्स एक्साइटमेंट बहुत अपने आप में बहुत स्पेशल फीलिंग होता है, क्योंकि पीयूष इससे पता चल रहा है कि पहली बार सीआर पार्क में इस तरह पे घूमा था। मैं कह रही हूँ ना, कोई भी पंडाल इसने छोड़ा नहीं होगा, पूरा सब जगह जो है इसने जाके इतना प्यारा सुंदर पंडाल प्रसाद खाया हो। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पे झांकियां लगी हुई हैं, साथ साथ इतना प्यारा वो मार्केट है, बंगाली मार्केट, इतने अच्छे अच्छे खाने को। खाना तो तुमने कुछ खाया नहीं होगा वहाँ पे? नॉन वेजिटेरियन थोड़ा था नहीं। नहीं, नॉन वेज नहीं खा सकते थे, अब दशहरे के बाद खा सकते। ये भी प्रथाओं का मामला है कि कब आप खाएंगे या कब नहीं खाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा अपनी बढ़ाते हैं, क्योंकि पूरा जो त्योहारों से सीधे हम लोग जाएंगे अब बिहार के चुनाव में। एक चीज मौसमी, हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे थे आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, क्योंकि अमित कह रहे थे जनता पार्टी की जो सरकार गिरी थी ना, वो क्यों गिरी थी? क्योंकि जनता पार्टी में बहुत से लोग ये कहते थे कि वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अन्य जो जनसंघ से नेता जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो आरएसएस की सदस्यता छोड़ दें, ये ड्यूल मेंबरशिप यानी दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी। उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और एक आर्टिकल लिखा था कि हम जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन आरएसएस क्योंकि हमारी माँ है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। और इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ के जो लीडर्स थे वो बाहर आए जनता पार्टी से, और वो सरकार गिर गई। और फिर कुछ दिन के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री भी बने, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है 6 अप्रैल 1980 को उसका गठन भी हुआ। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एक मजबूत क्या कहेंगे, स्तंभ या कहेंगे मजबूती जोड़ है। हाँ। वो आपको इससे समझ आना चाहिए कि जो बात कही बहुत मतलब दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि उसको आपसे कनेक्ट करते हुए फिर हम लोग ब्रेक पे भी जाएंगे कि ये राहुल गांधी जो लगातार आरएसएस पर हमला हो रहा है, ये राहुल गांधी ने सोची, उनको लगता है कहीं ना कहीं विचारधारा का अभाव हो गया था कांग्रेस में, कहाँ आप खड़े हैं यूपीए 2 के बाद, और पूरा उन्होंने एक पिन पॉइंटेड टारगेटेड एक पूरा नैरेटिव बनाया है राहुल गांधी ने कि जब तक हम विचारधारा पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस वापस नहीं आएगी, जीवंत नहीं होगी। और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी लगातार आरएसएस पर ही हल्ला बोलते हैं और आरएसएस को ही कई बार उन्होंने टारगेट किया और कई बार उनके ऊपर तो तमाम केसेस भी हुए हैं। नहीं वो ठीक है, वो ये एक्चुअली जो सही हिमांशु कह रहा है वो इट फॉल्स इन लाइन विद व्हाट द कांग्रेस इज आल्सो डूइंग और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। लेकिन हम लोग अब बिहार के बारे में बात करेंगे और पवन सिंह जो जिगरी दोस्त हैं पीयूष जी के, उनके बारे में पीयूष किस्सा भी सुनाएंगे क्योंकि विजयदशमी है। तो ब्रेक से पहले मैं ये चौपाई आपके लिए पढ़ना चाहती थी। अब कुछ नात न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरी लेबा। तो राम जी जो हैं आप सबको आशीर्वाद दें और हम लोग इस आशीर्वाद को ग्रहण करके सत्यता और सच्चाई को आगे बढ़ाएं, यही हम चाहते हैं। ब्रेक लेते हैं, पीयूष के पास वापस आएंगे और पवन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। लखनऊ में सजने वाली है 3 ताल की महफिल, तारीख और जगह हो गई है तय, मुस्कुराइए और जोड़े में आइए। जय हो, जय हो, जय हो। चाय नहीं आ रही है, ब्रेक भी खत्म हो गया, तो जब तक चाय नहीं आ रही है शेर ही पढ़ देते। इरशाद। कितने बढ़िया ट्रेन हो गए पहले ही इरशाद।
हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, खैर तुमने तो बेवफाई की। सोनम बेवफा है। सोनम बेवफा बेवफा है। है। यहाँ फिर सोनम बोलिए- कौन है? फिर बोलिए इरशाद इरशाद इरशाद। नहीं, यहाँ पे नहीं, इरशाद। सोनम कौन है यहाँ पे? सोनम ऐश्वर्या बताएंगे कि बहुत सारे लोग एक नेता जो है वो सोच रहे हैं कि बीजेपी की ये बेवफाई है कि बीजेपी की वफा है, कि कोई गले मिलने उनके पास आ गया, वही जो उनका कातिल था उनका मुंसिफ बनने वाला है। ऐसा क्या हो गया गदर? ऐश्वर्या, सारी कहानी आपके सामने घटी। आप तो 10 बजे से लगी हुई थी ड्यूटी पे वहाँ। मैं 10 बजे किसकी से चर्चा कर रहे हैं, बता ही दीजिए दर्शकों को। पवन सिंह। देखो मोस्टली हम सब पॉलिटिकल पार्टी कवर करते हैं, तो जब देर रात को फोन बजता है ना और किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कॉल होता है तो आंख नाक कान सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देर रात का मतलब है कि कुछ बड़ा घट चुका है या घटने वाला है। एक रात पहले भारतीय जनता पार्टी से कॉल आता है देर रात को 11:15 बजे के आसपास। फोन कॉल में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एड्रेस था कि यहाँ आप पहुँच जाइएगा 10 बजे सुबह उपेंद्र कुशवाहा के घर, पवन सिंह, बस इतना। अच्छा, तो उसमें क्या अब आपको डिसाइफर करना है कि इतनी जो बात सामने से बताई जा रही है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। खैर देर रात कॉल आया तो मैं समझ गई कि ठीक है कुछ बड़ा ही है, तो भाई 10 क्या, हम तो 9:30 ही पहुँच गए। अच्छा। मैंने कहा जल्दी पहुँच जाओ। खबर लीक तो नहीं हुई थी? कुछ लोग और थे, और लोग थे, खबर लीक हो चुकी थी, कुछ लोग और थे। ठीक है, हाँ। पहुँच गए 9:30 बजे। अच्छा 9:30 क्या है, अब सुबह इसलिए भी पहुँचते हैं कि चलो थोड़ी चाय तो मिल ही जाएगी, अब जल्दी पहुँच गए तो। उपेंद्र कुशवाहा जी के घर का गेट खुलता है, रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन अंदर जाते हैं। वहाँ पे एक कमरा है, उसमें उन्होंने हमें बैठा दिया। सब बैठे हैं, सब सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा। तो पवन सिंह आएंगे, ठीक है चलो, यहाँ तक कहानी पता थी। 10 बजे का टाइम था, एक तो वो 1 घंटा लेट आए क्योंकि उनकी मीटिंग कहीं और चल रही थी उससे पहले। आए तो हमें पवन सिंह एक्सपेक्टेड थे, विनोद तावड़े एक्सपेक्टेड नहीं थे। अच्छा, और विनोद तावड़े जो हैं वो ड्राइवर के बाजू वाली सीट के अंदर। अब वो गेट खुला, सब कैमरा लेके एकदम तैयार। अब वो फोकस जो पहले पवन सिंह पे था थोड़ा सा आउट फोकस होके वो विनोद तावड़े पे भी हो गया, क्योंकि विनोद तावड़े जी के लिए ये कहा जाता है कि इतिहास में उनका नाम दर्ज किया जाएगा, भाजपा के इतिहास में मैक्सिमम ज्वाइनिंग कराने के लिए। जब भी बीजेपी का मैसेज आता है एमिनेंट पर्सनैलिटी विल ज्वाइन, तो कड़क करके दिमाग में इमेज आती है विनोद तावड़े स्टेज पे और जो भी ज्वाइन कर रहा है ज्वाइनिंग स्पेशलिस्ट है, ज्वाइनिंग स्पेशलिस्ट, जोड़ी मिलाए जोड़ी मिलाते हैं वो। तो खैर तावड़े जी उतरे, बड़ी सी स्माइल। अच्छा, पवन सिंह एकदम, हमें लगा कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो, एकदम भाग रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, गाड़ी घर के अंदर ही आई। तो गेट खुला, सब माइक लेके सर सर आप ज्वाइन, सर ज्वाइन। वो कुछ नहीं बोले, तो बट थोड़ा सा हल्का सा कि छोड़ा कब था, मतलब ज्वाइनिंग की क्या बात है टाइप्स। तो सबको लगा रहे यार ठीक है चलो ओके। अब सब घर के बाहर खड़े हैं। 20 मिनट 25 मिनट मीटिंग हुई। उसके बाद जैसे ही पवन सिंह बाहर निकले तो जैसे सेलिब्रिटीज़ की सिक्योरिटी होती है, 2-3 लोग एकदम ऐसे कॉर्नर ऑफ कर दिए कि एकदम गेट से निकले और गाड़ी में घुस जाए। तो मतलब उनको बोला गया है कि आप बात नहीं करेंगे। तो पवन सिंह अगले कुछ दिनों तक बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। पहली बार देखी थी आप पवन सिंह को? मैं पहली बार, हाँ, मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम देखा उनको ऐसे सामने से। तो दोस्त से मिलने जा रहे थे, दुश्मन से? क्या बॉडी लैंग्वेज कह रही थी? बॉडी लैंग्वेज उनकी ये थी कि बहुत रिलैक्स्ड हैं और अंदर मतलब दोस्ती करने ही आए हैं, ये क्लैरिटी थी। और बोलना नहीं है, ये भी क्लैरिटी थी। खैर वो गाड़ी में आके बैठ गए। वो जैसे ही गाड़ी में बैठे तभी मैसेज और फोटो आ गया। मैसेज आया, फोटो आया कि भाई वो पैर छू रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के। अब जिसकी वजह से कोई हारा हो सीट, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो या क्या कुछ हो, थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तो जो अंदर लोग थे उनसे जब बातचीत हुई तो ये पता चला, ये अंदर गए, बातचीत हुई तो ये कहा गया कि भाई ठीक है, गिले शिकवे भूल जाइए। और सबसे बेस्ट तरीका बिहार यूपी में क्या है कि बड़ों के आप पैर छू लीजिए। भाई हम नाराज़गी हमें होती है तो आप पैर छू लेते हैं, वो आशीर्वाद दे देते हैं, किस्सा ख़त्म। तो जब मिठाई बट गई और सबने मिठाई खा ली तो पवन सिंह खड़े हुए, वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा खड़े हुए। वो गए, उन्होंने पैर छुआ, उनकी फ़ोटो खींची। विनोद तावड़े जी मन मन मुस्कुराए कि चलो भाई ये पैचअप हो चुका है, ये हो चुका है पैचअप। विनोद तावड़े जब बाहर आए, पवन सिंह और विनोद तावड़े के बाहर आने में 2-3 मिनट का गैप था। उन्होंने ना लेफ्ट का आंसर दिया ना राइट का आंसर दिया। वो अपना स्टेटमेंट देने आए थे कि भाई गए कहाँ थे पवन सिंह, यहीं हैं और एनडीए की तरफ से करेंगे प्रचार, बिहार का चुनाव आने वाला है, ये बोल के वो बैठ के निकल लिया। ये निकल लिए। देखिए, अच्छा, ये तो ऐश्वर्या ने सुनाया। तो पीयूष तुम कहाँ रह गए थे भाई? तुम्हारा तो टिक टैक नहीं हुआ? टिक टॉक नहीं, टिक टैक। तुम्हारा क्या हाल था भाई? हमारी वहाँ मैं भी उसके बाद जब वहाँ से निकले
उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ से, तो हमने फॉलो। पीयूष का, सॉरी इसको इंटरप्ट करें, पीयूष का बस चलता तो उनकी डिक्की में भी बैठ सकता था, या तो उनकी गाड़ी की सीट के ऊपर से छेद कर देता, वहां से पैराशूट करके कर लेता। हाँ बताइए। कोशिश की मैंने, कोशिश ऐसी ही की, वो बताने वाला है, बताइए। कोशिश की हाँ। मैंने। तो वो वहां से निकले और कुछ देर के बाद जो है वो पवन सिंह गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ पे गए। तो वहां पर पहुंचा अमित शाह जी के यहाँ पे, तो काफी भीड़ थी, बारिश हो रही थी, और बारिश होने के बावजूद जो है हम लोग सब वहाँ पे डटे रहे कि बारिश हो रही चली, कोई नहीं, पवन सिंह से निकलेंगे, अमित शाह जी से मिलके तो उनसे इंटरव्यू करने का उनका कोशिश करेंगे। पवन सिंह जैसे ही निकले, सारे कैमरा माइक उन तक पहुंचे कि पवन सिंह कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। मैंने भी कोशिश की लेकिन वो नहीं बोले और गाड़ी आगे बढ़ गई। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, मैंने सोच लिया कि पवन सिंह यहाँ नहीं मिले, कहीं तो मिलेंगे, और अब ये यहाँ से निकले हैं तो कहीं तो जा रहे होंगे। हाँ। किसी नेता के यहाँ जा रहे होंगे। हाँ। मैं वहां से निकला और मैंने सोच लिया कि इनके पीछे गाड़ी लगा दीजिए। हमारा बॉन्ड है पीयूष। एक जेम्स बॉन्ड थे, एक हमारा पीयूष बॉन्ड है। हाँ पीयूष, फिर आगे आगे पवन सिंह, पीछे पीछे पीयूष मिश्रा। गाड़ी और रेसिंग कार बना दी भाग रही है। अब वहां से निकली गाड़ी सुनहरी बाग रोड से होते हुए, अकबर रोड से होते हुए जनपद रोड की तरफ। तो जब वो जनपद रोड की तरफ गाड़ी बढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये कहीं नड्डा जी से तो नहीं मिलने जा रहे। हाँ। अब आगे जनपद रोड से आगे से फिर एक और गोल चक्कर आता है और उन्होंने ले लिया रास्ता ताजमान सिंह का। ताजमान सिंह का रास्ता ले लिया। मैंने कहा अच्छा ये जा रहे हैं अब ताजमान सिंह होटल। ताजमान सिंह होटल में ताजमान सिंह होटल में वो जैसे ही घुसे अंदर तो पहले से मैसेज था, जब ऐसे वीआईपीज आते हैं तो पहले से मैसेज था कि भाई पवन सिंह या उनके साथी जो है सब पहुंच रहे हैं। तो उनकी गाड़ी अंदर घुस गई। मैंने कहा कि अरे अब हमको इंटरव्यू कैसे मिलेगा, होटल के अंदर चले गए। मैंने क्या किया, आओ देखा ना था, मैंने अपने कैमरा पर्सन को कहा कि उतरो तुरंत भाग। हाँ। और गाड़ी उनकी जब तक रिसेप्शन पे लगती तब तक मैं पहुंच गया था। तो पवन सिंह उतरते ही पीछे पीछे गाड़ी लगा लिए। क्यों लगा लिए पीछे गाड़ी? तो मैंने कहा कि पवन सिंह हिंदी बोलते हैं? ऐसे ही बोला उन्होंने। अच्छा। मैंने कहा कि पवन जी एक बाइट, एक इंटरव्यू आपने बोला? हाँ। एक इंटरव्यू। मैंने बोला तबीयत ना खराब है हमारा, तबीयत खराब है, नहीं ना बोलेंगे। मैंने कहा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, आप और मैं, बस बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा, अच्छे से अपनी बात बोलिए, क्या है मन में सब रख दीजिए। हाँ। नहीं तबीयत खराब है, लेकिन मी बिंग मी, यू बिंग यू। हाँ। तो मैंने क्या किया, आओ देखा ना था। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं पवन सिंह। तो आइए पवन सिंह जी से बात करते, अभी मिलके आए हैं ये गृह मंत्री अमित शाह जी से। मैं कहा पवन सिंह जी क्या हुआ, क्या मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, आप अचानक कैसे वापस एनडीए में आ गए? बताए थे ना तबीयत नु खराब है हमारा। टिकटॉक पे भी यही मिला। वो यही बोला। अब जब जैसे ही खत्म हुआ मैंने उनसे कहा अरे यार पवन जी कुछ बोल देते, कितना अच्छा इंटरव्यू हो जाता, आपका मेरा एक इंटरव्यू हो जाता। आपको तो शक्ल लोग जानते ही हैं, आपको तो लोग देखते ही हैं, आपके बहाने मुझे भी कोई देख लेता। तो मैंने ऐसे उनको बोला, ऐसे बोल के वो अंदर चले गए। वहां पर जो पीछे एक उनके साथ में विनोद तावड़े थे। मैंने विनोद तावड़े जी से कहा कि सर बात ही नहीं कर रहे। कह रहे छोड़ो। फिर मेरी उनसे ऐसी बात हो रही थी। तो अब आप ये समझिए कि पवन सिंह के आने ना से बात निकलेगी तो दूर तलक चली जाती है। और तुमसे बोलते जिनको 100 मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, तुम उसको भी ढूंढ लेते हो, तो वो बेचारे फंस जाते हैं। अब तो पता नहीं क्या, मैं कोशिश तो की फंसाने की। तो पवन सिंह का क्या है हिमांशु? एक्चुअल क्या है, पवन सिंह बीजेपी के साथ उनका विवादास्पद वाला रिश्ता है। अच्छा। एक बीजेपी के महासचिव थे, वो बीजेपी दफ्तर आए क्योंकि पवन सिंह के चाहने वाले जो हैं बीजेपी में पहले से कुछ सांसद भी हैं, तो वो उनके काम को चाहने वाले या उनको चाहने वाले? हर तरीके से। अच्छा, ओके। हाँ। तो कुछ काम को चाहने वाले हैं, कुछ काम लगाने वाले हैं। हाँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आए, एक जनरल सेक्रेटरी के रूम में बैठे, हम वहाँ थे, तो उन्होंने ग्रीन टी पी, कहा ग्रीन टी मंगा लेते। तो जनरल सेक्रेटरी ने खुद भी ग्रीन टी, हम सब ग्रीन टी, उनकी फोटो खींच ली कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के वो शराब पी रहे ग्रीन टी और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सही में? हाँ, ग्रीन टी पी रहे थे। हाँ। पार्टी दफ्तर में तो ग्रीन टी मिलेगी। तो शराब की बात और हम भी थे वहाँ।
अब इसीलिए कह रहा हूँ उस कमरे में मैं भी था। तुमने घटते हुए देखी हाँ, घटना। अब वो ग्रीन टी मांगी है, ग्रीन टी पी रहे हैं, वहां से वो फोटो जो है वायरल हो गई। और सोशल मीडिया पे है कि भाई ये तो शराब पी रहे हैं। उन बेचारे की एंट्री नहीं हुई। अब उनके कुछ और चाहने वाले दोस्त हैं जो कंपटीटर होंगे, उन्होंने लगा दिया होगा काम उनका। कुछ समय पहले वो एक मेल मुलाकात हुई। फिर आज से 24 के चुनाव से पहले वो हमको उन्हीं जनरल सेक्रेटरी के घर पे मिल गए। और जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो 19 से पहले की है। ठीक। अब वो फिर तो पवन सिंह बोले यार हमको नहीं कर, बड़े अच्छे से बात की। हाँ। हमको इंटरव्यू हमको लगा कि टिक टैक से ज़्यादा बेहतर है कि, और उस टाइम कोई वैसा था भी नहीं कि जान ही लें क्या हो रहा है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं, और वो आरा सीट चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए 24 में, बट उनको दी गई शत्रुघ्न सिन्हा वाली, सेना वाले। हाँ, आसनसोल ना? आसनसोल। वहां उन पे कंट्रोवर्सीज हो गई, पार्टी ने उनका नाम विड्रॉ कर लिया। अब कौन लोग होंगे जो चाहेंगे कि एक साथ 2-3 लोगों को जो है वो निपटा दीजिए कुशवाहों में, उपेंद्र कुशवाहा निपट जाए। और भाई क्योंकि कोई तो होगा ना जो चाहेगा भारतीय जनता पार्टी में कि कोई दूसरा कुशवाहा आए। हाँ। और मेरे नंबर मेरी पार्टी में कम, उससे बढ़िया उसको निपटवा दो। तो हाँ। पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने गए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और वहां उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव हार गए, पवन सिंह भी हार गए। अब उनकी दोबारा वापसी हुई है। और आप ये जो अभी ऐश्वर्या कह रही थी ना कि वो विनोद तावड़े जी ने कहा कि भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, कहाँ गए थे, लेकिन वो ये नहीं बताया कि उनको नोटिस दिया था। अच्छा, उनको कि नोटिस आपने नॉमिनेशन फाइल किया है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और तो ये उनको एक्सपेल भी कर दिया था 2024 लोकसभा मैं चुनाव वही से कह पहले। रहा हूँ, ये जब राजनीति में आपको इस तरीके की चीजें होती है ना, तो आप अच्छा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। तो जब उनकी जरूरत नहीं थी तो उनको जैसा पीयूष बोल रहे हैं सस्पेंड कर दिया, उनको नोटिस दिया गया। एक चीज लेकिन आज वो कह रहे हैं कि गए कहाँ थे, वो तो यहीं थे। अरे थे तो कहीं इतने दिन से नजर क्यों नहीं आए? आए ना गाड़ी जो में। स्थिति जो है ना, हिमांशु और जी, 24 के चुनाव में अगर वो नहीं गए थे कहीं, तो फिर वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ खड़े रहे हुए थे? थे। ये राजनीति है। यहाँ हर चीज की तस्वीर वैसी ही दिखाई जाएगी जैसी आपको देखनी है या उन्हें दिखानी है। पर क्योंकि interesting- ऐश्वर्या ने एक और चीज कही हाँ। कि फोन आया और कि सुबह उपेंद्र कुशवाहा से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले देर रात उपेंद्र कुशवाहा से मिलने से पहले विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा ने उनसे मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो गई, तब उनके घर लेके गए। तब सेटिंग किया पूरा ये। और ये एक चीज होती है राजनीति में कि फिक्स हो जाता है मैच, उसके बाद बताते हैं कि ये हो रहा है, देखिए ना इसको। और सोचिए हिमांशु, उपेंद्र पता है ना, कुशवाहा जो बिहार है- में, एक मिनट बता रही हूँ, बिहार में हम गए ना तो सब यही बात कर रहे थे कि हम आपका पॉडकास्ट सुनते हैं जानने के लिए कि ये तो घटा चैनल पर चैनल के पीछे की कहानी जो घटा, उसके पीछे अब देखिए ये जो बात आई है बड़ी दिलचस्प है। और इसमें मैं पीयूष तुम्हारे पास आऊंगी, एक बात मैं इसमें कंप्लीट ही कर देती हूँ कि जहां उधर वो गले मिले, पवन गले मिले खुशवाहा से, इधर से खुशवान ही कुशवाहा से अब वो खुश है, ठीक है। और देखिए खुश है। कैसे नहीं कहना चाहिए खुश वाह। कहते ना, चला था जिक्र जमाने में बेवफाई का, चला था जिक्र जमाने में बेवफाई का, तुम्हारा ख्याल आ गया वैसे ही। तो खुशवाहा साहब का के लिए भी कह लीजिए या पवन के लिए कह लीजिए, उसमें जैसे ही ये गले मिले तो फोन इधर से आ गया। विपक्ष के एक नेता ने फोन किया और बोला, क्या खुशवाहा जी आप तो गले ना मिल लिए? तो बोले तो क्या करेंगे, जब पैर ही छू लिया था। कहते हैं वो तो बचुआ की तरह आप मिल लिए हो गले, ऐसा कि बचुआ लगाए है, गले लगा लिए, तो क्या हो गया? बोले हम वापस चले गए, वापस पटना चले आए हैं। तो फिर क्या करना है, आर.के. सिंह को ले लें क्या? हम लोग सुन रहे हैं ये बात, आर.के. सिंह को ले लें, ये तो सही नहीं हुआ, क्योंकि पुरानी रंजिश है। क्या खुशवाहा साहब ये भूल जाएंगे,
वो नेता कुशवाहा साहब के जले पर, हमने कहा आप तो सर जले पर नमक छिड़क रहे हैं। नहीं, कहता हमारे पुराने मित्र हैं, सियासत में ये चलता है, पुराने मित्र हैं। अरे भाई जो दुश्मन है वो गले मिल रहा है, कहीं पैर ना खींच ले, इसलिए हमने सोचा कि तो आप सोचो, उनको नहीं, याद नहीं, दिलाएं। उपेंद्र कुशवाहा जो है दिल्ली में नहीं थे, वो बिहार में थे। वो आए दिल्ली, मुलाकात हुई जिस दिन पवन सिंह मिले अमित शाह और जेपी नड्डा जी से, उसके अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा रोहतास चले गए। हाँ, वही सेम तो। डे, सेम not डे again। अच्छा, Same सेम day, same day। मौसमी वही वो बोल रहे हैं ना, उपेंद्र पटना वापस कुशवाहा चले गए। को अगर हाँ। कोई फोन करके कह रहा है कि हम आर.के. सिंह को ले ले, आप उपेंद्र कुशवाहा की जर्नी देखो जरा। हाँ, जेडीयू में थे, राज्यसभा में एक्सपेल कर दिए, एक पार्टी बनाई आरएलएसपी, RLS हाँ, जी। और फिर एनडीए के साथ गए, 3 सीटों पे चुनाव लड़ा, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा उन्होंने भारतीय जनता, लेकिन वो 2015 का चुनाव। 17 में नीतीश कुमार वापस आते हैं और नीतीश कुमार ये कह देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं रहेंगे, उनको एनडीए से बाहर किया जाता है। और फिर नीतीश जब वापस चले जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा 20 के चुनाव में वो ओवैसी के साथ चुनाव लड़ते हैं जाके। फिर उपेंद्र कुशवाहा को जब जीत नहीं मिलती है तो वो जेडीयू में फिर से वापस जाते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं। और उनको लगता है कि यहां मंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं एनडीए के साथ। वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनको एनडीए कुछ लोग मिलने चले गए थे एम्स में। और अब उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपनी पार्टी बना ली तो पवन सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए, चुनाव लड़े तो हार गए तो उनको 2 साल की राज्यसभा मिल गई है। अब सवाल ये है कि पवन सिंह को किसने लड़ाया और पवन सिंह के खिलाफ कौन है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें ना कि लोग कहाँ कौन किसकी गोटी किसके साथ बैठ रही है। कोई चाहता है कि उनकी पार्टी में या उस एनडीए में कोई कुशवाहा नेता ऐसा ना है। दूसरा कोई ये चाहता है कि उसी जिले का, जहां से ये है उसी एरिया से भोजपुरी स्टार भी हैं एक और। वो नहीं चाहते कि पवन सिंह आ जाए भारतीय जनता पार्टी में। तो एंट्री कैसे बैन हो, कैसे चीजें हो, ये सारी जो खुरपेच है ना, ये पर्दे के पीछे पार्टी के अंदर चलती रहती है। स्थिति जो है ना पवन अच्छा, सिंह की, खुरपेच पे बात कर रहे हैं। हाँ, तुम क्या कहने रहे थे? पवन सिंह की स्थिति जो है ना वो पप्पू यादव जैसी हो गई है। हाँ। पप्पू यादव जो इंडिया ब्लॉक में इंडिपेंडेंट हैं, अब वो तेजस्वी यादव को मनाए कि कांग्रेस को मनाए, वो वाली स्थिति हो गई है। यहाँ पर भी वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे पवन सिंह भी, वो अलग बात है, वो हार गए। अब जो है वो यहाँ और पर उन्हें हरा दिया। नंबर 2 थे वो हार गए पर उन्होंने हरवा भी दिया। कुशवाहा तीन साहब पे को कुशवाहा हरा साहब। दिया। नहीं, हरा नहीं दिया, नंबर 2 पे खुद आए और उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पे चले गए। तो और जो विनिंग मार्जिन था 1 लाख से ऊपर का था। तो चलिए गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। और क्योंकि बात हो रही है खुरपेच की और जोड़ घटा की, तो हम गए थे अभी बिहार, पटना। वहाँ पे कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी और पिछले 3 हफ्ते से रह चल के ये चल रहा है कि भाई क्या है फॉर्मूला। आरजेडी की आदत है, ज़्यादा लेट करेगी कांग्रेस तो आरजेडी सीट बांटना शुरू कर देगी। अच्छा। तो कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक थी वो ऐसी टाइमिंग पर थी कि जो सीट शेयरिंग वाला पूरा बार्गेनिंग चल रहा है उसमें भी एक संदेश देने की कोशिश है कि भाई सत्ता पक्ष को ही नहीं, मतलब अपने पार्टनर्स को भी, बिग ब्रदर को भी। हम पहुंचे वहाँ पे सदाकत आश्रम, पहली बार हो रही थी, दशकों में नहीं हुई है आज़ादी के बाद। सदाकत आश्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा तलैया बना हुआ है, पानी ही पानी। एक दिन पहले पहुंचे और उससे पहले हम देखे थे सदाकत आश्रम को तो काफ़ी इंक्रोचमेंट था। तब अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पूरा जो इंक्रोचमेंट है वहाँ से हटवाया, रिप्लेस किया लोगों को। तो मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस एज ए प्लेयर बिहार में अपना पोस्चरिंग पूरी तरह से कर रही है, अपने पार्टनर्स के लिए भी और अपने और विपक्ष के लिए। राहुल गांधी आए, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई, मतलब मायने नहीं थे कुछ। वहाँ से कर्नाटक से नेता आ रहा है, तेलंगाना से नेता आ रहा है, खरगे साहब पहुँच रहे हैं। इसी बीच जब हमने कहा कि भाई कांग्रेस, हम एक नेता से कह रहे थे कि कांग्रेस तो खड़ी हो रही है यहाँ पे, क्या आपको लग रहा है कार्यकर्ता दिखने लगे? तो वो नेता बोले भैया वोटर अधिकार यात्रा में आपको लग रहा है जो लोग निकले थे वो कांग्रेस के लोग थे? कहते हैं आरजेडी के थे, उनको झंडे पकड़ाए गए कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के झंडे वहाँ पे बहुत सारे थे। तो ये अभी ज़मीनी हकीकत जो है कांग्रेस के लिए, दिल्ली बहुत दूर है बिहार में।
और यहाँ पे आलम यह है कि सीट शेयरिंग में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी 40-42 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को नहीं देने के मूड में है। कोई नेता कह रहा था कि अभी तो बात 50 तक भी नहीं पहुंची है मौसमी। 70 मांग रहे हैं वो लोग तो शायद। वो लोग 70 मांग रहे हैं, उन 90 पे तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। तो यहाँ तो आलम ये है कि 40 पे बार्गेनिंग शुरू हुई है और 5 तारीख के बाद आप देखेंगे फट फट ऐलान होना आरजेडी में, जो उनके सिटिंग एमएलए वाली सीट है, आरजेडी सिंबल अपना बांटना शुरू कर देगी। लोकसभा में भी हो चुका। ये वो अपनी सिटिंग एमएलए तो उनके क्लियर ही हैं, तो वो उसमें बांटना शुरू कर देगी। तो अभी बड़ा पेच फंसा हुआ है। और जो पैनल्स बने हैं कांग्रेस के, पहली बार हो रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी इतनी ज़्यादा डीप जा रही है अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो कांग्रेस 5 साल की योजना लेके चल रही है बिहार में। उन्होंने एक पूरा पैनल तैयार किया, 3-3 लोग हर एक सीट पर तैयार किए हैं। अब भेजा है ग्राउंड पे रेकी करने के लिए कि आप लोग 5 तारीख से पहले, 6 को है शायद स्क्रीनिंग कमेटी, 5 तारीख से पहले इन 3 नामों पे आप बताइए कि कौन लीड रोल में है। उसके बाद हम वो अपनी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी को भेजेंगे। लेकिन सवाल यही है यहाँ पे कि आरजेडी से कौन आइस कट करेगा। आरजेडी के साथ माले भी है, क्योंकि माले को पता है कि आरजेडी के बगैर वो इतनी सीट्स पुल नहीं कर पाएगी। दीपांकर जी की अच्छी ट्यूनिंग है आरजेडी के साथ, तो वहाँ पे वो क्लियर कट है। तो कांग्रेस यहाँ पे अलग थलग नज़र आ रही है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा सीटें चाहिए तो मैं ये कह रही थी कि एक और शख्स है और एक और पार्टी है, जनसुराज पार्टी, अमित, जो लगातार मौसमी इसमें छोटी सी एक चीज़ है, शायद ये सीट शेयरिंग ना हो पाना, एक अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना, इसी कारण कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। हो सकता है यही कारण है ना, क्योंकि अगर हो गया होता तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आप घोषित कर दें, राहुल, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं करे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दुविधा है और आरजेडी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है उसमें। लेकिन वो यात्रा के दौरान ये भी बात तो कही जा रही थी, जैसे पप्पू यादव को लेके बड़ी बहस चल रही थी, तो बात कही गई कि इंटरनली आरजी ने कह दिया है तेजस्वी को कि भाई तुमको मुख्यमंत्री बनना है, आप उस पर फोकस करो। ये कौन नेता स्टेज पे आएगा, कौन से जीप पे जाएगा, पीछे जाएगा, ये छोटी चीज़ों को साइड कर दीजिए। इंटरनली वो अंडरस्टैंडिंग तो है ही। तेजस्वी यादव नहीं तो कौन, विपक्ष का नेता, उसको लेके अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आपने ओपनली नहीं कहा। हाँ, आप कई बार पूछा गया है सवाल, आपने भी इस बार शायद दोबारा से आपने पूछा था, लेकिन जो मैसेजिंग है ना वो बाहर है। हिमांशु, इस बारी मैंने अभी जब CWC हुई थी ना, तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम मौजूद थे, तो वहाँ पे एक सहयोगी ने पूछा सीट शेयरिंग को लेके, तो अलावरू साहब बोलने लगे कि कोई ये नहीं पूछता कि जनता का हक छिन रहा है, कोई ये सवाल नहीं पूछता, कोई वो सवाल, आप लोग यही सवाल पूछते रहते हैं। उसका कारण ये है, अगर 2020 के आप पूरे चुनाव को देखेंगे ना, उसको अगर आप उसका विश्लेषण कर लें, तो जो सरकार नहीं बनी ना महागठबंधन की, उसमें एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस है कि आपने 70 सीटें लड़ी और 19 जीते। आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 30% से नीचे चला गया, और दूसरी तरफ लेफ्ट ने 29 सीटें लड़ी और आप 16 सीटें जीत के आए। तो जो आपका स्ट्राइक रेट है, और मार्जिन कितना कम था, 12 सीटों का। अगर वो 12 और ओवैसी एक अलग फैक्टर था, लेकिन अगर कांग्रेस की जगह वो सीटें आरजेडी ने लड़ी होती तो शायद जीत का स्ट्राइक रेट आरजेडी का अच्छा होता। ये आरजेडी के जो रणनीतिकार है, ये उनका मानना है, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट में उनसे बात करें तो उन्होंने कहा यार अगर ये 30 सीटें हमने लड़ी होती तो हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा होता। नहीं, ये बात क्योंकि कांग्रेस 2015 में 40 सीटें लड़के 26 जीती है, ये उनका बेहतर स्ट्राइक रेट है। आप पिछले कई दशकों में, उसका कारण नीतीश और नहीं, उसका कारण पीके भी है। मतलब पीके उस समय, पीके देखिए, मतलब पीके के समर्थक तो ये मानते हैं कि पीके ने ऐसी गणित रची थी कि कांग्रेस को 26 सीटें आ गई। इससे ज्यादा लीथल कोई कास्ट कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता था जो 15 में था। अपने बिहार का 15 में आप उस स्ट्राइक रेट में तो कांग्रेस का अगर 40 में से 26 है तो जेडीयू जो है वो 70 जीती, और आरजेडी 80, 100 सीट लड़के। तो स्ट्राइक रेट तो बाकी दोनों अलायंस पार्टनर का भी था।
नहीं, सवाल यह है जो 20 में हुआ, आरजेडी उस पर रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो आप कह रहे हैं ना 40 से ही शुरू किया, तो वो ये चाहेंगे कम से कम सीटें जो है वो कांग्रेस और वो माले वाली बात जो आप कह रही थी, नहीं, हम माले की हाँ, बात नहीं कर रहे हैं, हम पीके पे, जनसुराज की बात कर रहे जनसुराज हैं। पे आने के पहले आप जो दीपांकर भट्टाचार्य और जो क्योंकि तेजस्वी वक्त के कम है, कॉम्बिनेशन इसलिए की हम बात लोग कर को- रही हैं, हाँ। क्योंकि कांग्रेस सीटें गिव अप करेगी तभी तो माले की सीटें ऊपर जाएंगी। नंबर 1, नंबर 2, पिछली बार आपके पास वीआईपी नहीं था, वीआईपी को अकोमोडेट करना, उनके एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई मखाने के साथ डिप्टी सीएम का पोस्ट और 20 सीट जो है ऑफर हो रहा है कि नहीं तो दिक्कत होगी नहीं वहाँ। तो पिछली बार की तरह हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस से 20 उठे और चल निकल जाएंगे वो। कि चलिए एनडीए में चलते हैं। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा ये सवाल, तो जब मेरे सहयोगी ने पूछा तो हमारे पर आया, उनको लगा हम कुछ और सवाल पूछेंगे। हमने कहा आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे और सवाल हैं, आप एक ही सवाल की पूछते हैं, पर बहुत सारे सवालों में ये भी तो एक सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल है, तो इसमें जवाब दे दीजिए। तो अल्लावरू साहब ने क्या किया, माइक उठाया और केसी वेणुगोपाल की तरफ घुमा दिया कि वो बाकी संगठन सृजन अभियान पे बात करेंगे। तो बेसिकली कांग्रेस अभी इस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहती। मैं प्रशांत किशोर पे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर अगर अब क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है हमारा अगली बार जब हम करेंगे तब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया होगा, और ज़रूरी है कि हर स्टेक होल्डर को पर हम बात करें। हमारे दर्शक भी बहुत सारे कहते हैं कि जनसुराज पे बात कीजिए। आप प्रशांत किशोर की हिस्ट्री पुराने दौर से जानते हैं? हाँ, पुराने दौर से मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आती है प्रशांत किशोर के लिए, जो बहुत यूनिक है उनके लिए। प्रशांत किशोर, जैसे आमतौर पे क्या होता है राजनेताओं के पास या जो बॉस बन जाते हैं उन लोगों को बहुत चिकनी चुपड़ी बातें पसंद आती हैं। कहते हैं ना, मक्खन मलाई लगाओ बॉस को, तुरंत नंबर बढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। या आप किसी भी औहदे पे बैठे हुए व्यक्ति के पास जाते हैं तो उसको अच्छी बातें पसंद आती हैं। मुझे ध्यान आता है मेरी जो पहली इन पर्सन मुलाकात, पहली तो दिल्ली में हुई थी। उस वक्त कई सारे पॉलिटिक्स के मैट्रिक्स पे वो बात कर रहे थे, जिससे मुझे लगता था कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक गलत रास्ते पे उतार दिया था, और उसका खामियाजा 2025 के चुनाव में लंबे दौर पे जाके भुगता है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने। उस पर बाद में बात करेंगे। दोबारा जब मैं मिला तो उनसे मुलाकात मेरी हुई कलकत्ता में, सॉल्ट लेक में। आईपैक का एक बहुत बड़ा सा ऑफिस था, मतलब मुझे लगता है 21 के चुनाव में। हाँ, 21 के चुनाव में। और कई फ्लोर्स पे बिल्कुल कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह वहाँ पे टकाटक मशीन्स चल रही हैं, लैपटॉप पे सब लगे हुए हैं और सारा फील्ड डेटा वेरीफाई हो रहा है। तो मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं आया हूँ, मिलना चाह रहा हूँ। उन्होंने बुला लिया ऑफिस। तो जब मैं मिलने गया तो वो वाली मीटिंग लंबी नहीं रही, बहुत शॉर्ट मीटिंग हुई। बेसिक चीज़ों पे बातचीत हुई, आप बंगाल में कितना टाइम हो गया, कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं। इसके बाद तो उनका ये था कि घूम के आओ अमित, फिर बात करते हैं। मैं घूम के आया और नंदीग्राम घूम के आ रहा था, और नंदीग्राम की मेरी रिपोर्ट्स के बाद मुझे तृणमूल के एक सेगमेंट ऑफ जो आईटी सेल के लोग थे वो टारगेट कर रहे थे कि ये किस तरह की रिपोर्टिंग करके आए हैं, नंदीग्राम में ममता बनर्जी कैसे हार सकती हैं, बीजेपी के मतलब स्क्रिप्ट पे जा रहे हैं ये। लेकिन जब मैं प्रशांत किशोर से मिला उनके दफ्तर में और मैंने कहा कि नंदीग्राम आप हार रहे हैं, ममता बनर्जी हार रही हैं, तो ही वॉज नॉट शॉक्ड, ही डिड नॉट ट्राई टू कैंसिल मी। बिल्कुल उन्होंने उनका अटेंशन जो था, तो शायद वो फ़ोन चला रहे थे या कुछ डायरी वायरी लिख रहे थे, वो छोड़ दिया उन्होंने वो काम, और फिर वो कॉन्वर्सेशन 100% अटेंशन के साथ उन्होंने वो बातचीत आगे बढ़ाई। तो और लंबी चली वो मीटिंग। तो मुझे ये बात समझ में आई कि प्रशांत किशोर को ये सुनना पसंद नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि उसके लिए तो एक पूरा मैकेनिज्म उनके पास है, ग्राउंड पे फील्ड रिसर्चर्स का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का। वो आदमी अलग तरह से काम करता है कि नेगेटिव जो बता रहा है मुझे, फीडबैक उस पे फोकस करो ताकि इस चीज को फिक्स किया जाए। और पत्रकारों को कई नेताओं ने हालिया सालों में ये चीज बंद कर दिया। उन्हें लगता है कि पत्रकार अगर नेगेटिव बोल रहा है, अरे क्या ही है इसका, हमारे पास इतना सिस्टम है, हमने एक एजेंसी हायर कर रखी है, पत्रकार को क्या पता है। लेकिन कई बार जो आप सुनना चाहते हैं वही आप हर किसी से सुनना चाहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है। और हम जब फील्ड पे होते हैं तो हमको हर तरह की बातचीत समझ में आती है। जैसे ये जो मैं नंदीग्राम वाली बात बता रहा हूँ, नंदीग्राम
ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, मुझे समझ में आया था रात में मैं एक चाय की टपरी पे बैठा था और 2 भाग में नंदीग्राम बटा हुआ था, एक मुस्लिम बाहुल्य सेंटिमेंट वाला और दूसरा जो हिंदू बाहुल्य सेंटिमेंट में शिफ्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें प्रशांत किशोर ने नोट की थी। तो ये मुझे लगता है बहुत दिलचस्प किरदार बनाता है और बिहार की राजनीति में शायद यही फैक्टर उनको बहुत इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल भी बना रहा है कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं यहाँ से ले जाके। ऐश्वर्या, बीजेपी इज फ्लस्टर्ड, मतलब कि लगातार जो ये बता रहे हैं ना कि प्रशांत नोज हिज अरिथमेटिक। मैंने देखा, मैं मुलाकात करने गई थी उनसे, और बंदा पूरा बिहार को डाइसेक्ट करके उन्होंने रखा हुआ है और कई पार्टीज के साथ काम किया है। ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उनको पता है, उससे ज्यादा जो अमित बोल रहा है कि उनको पता है कि विरोधी खेमे में क्या चल रहा है और विरोधी की वीकनेस पर वो काम कर रहे हैं। तो वो पूरा एक टाइम पे वो पार्टी के इनसाइडर थे, अब वो आपके विरोधी बन जाएं अगर, तो क्या जिस तरह से सम्राट चौधरी से लेके सबका खुलासा वो कर रहे हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, सब पका गई बीजेपी वहाँ पे? नहीं, मौसमी जो अमित ने बोला ना कि एक क्वालिटी है प्रशांत किशोर की, नेगेटिव बातें सुनते हैं, ऐसी ही क्वालिटी मैंने कई लोगों से सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी है। वो भी जो उनका फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसी ऐसी जगहों से उनको फीडबैक मिलता है कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। और नेगेटिव फीडबैक को बहुत पॉजिटिव तरीके में लेने का जो एक काम है वो भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी करते हैं। बीजेपी को इस समय लगता है कि जो प्रशांत किशोर कर रहे थे, जो एक हवा वो पकड़ रहे थे, जो गुब्बारा वो फुला रहे थे, उसको फोड़ दिया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोट जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा ने। वो गुब्बारा फूलता क्योंकि वो ठीक मुद्दों की बात कर रहे थे, जो मुद्दे उठा रहे हैं प्रशांत किशोर में, डेवलपमेंट का मुद्दा, किस तरीके से जंगल राज जो एक वर्ड कॉइन किया गया था, किस तरीके से वो था। आज वही लोग, लालू प्रसाद यादव को लोग ताली बजा बजा के बोलते हैं कि भाई ये तो डेमोक्रेसी के सेवियर हैं, राहुल गांधी उनके साथ खाना खाते हैं, हंसी मजाक है। तो वो वापस लेके जा रहे हैं कि भाई बिहार की वो हालत थी, आज बिहार जहाँ खड़ा है वो अपने इतिहास की वजह से खड़ा है। अगर इसी मुद्दे को राहुल गांधी और तेजस्वी आगे लेके जाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होती। मैं एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बैठी थी और उस समय राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी। उनका ये कहना था कि ऐश्वर्या, अगर ये मुद्दे डेवलपमेंट वाला उठा लेता ना राहुल गांधी, कि भाई मैं सड़क पे हूँ, इस सड़क की हालत देखिए, स्कूल चला जाता, पानी पी लेता, कुछ ऐसा करता, तो शायद डेवलपमेंट पे बड़ा सवाल उठता, जेडीयू और हमारे लिए थोड़ी सरदर्दी शायद होती। लेकिन ये अलग ही टेंजेंट पे ले गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीके जो गुब्बारा फुला रहा था उसको एक प्रिक मार के इस यात्रा ने ध्वस्त कर दिया। 24 के विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू के खास तौर पे दोनों पार्टियों के नेताओं के, आरजेडी के साथ भी हुआ, लेकिन जदयू और बीजेपी के कई नेताओं के साथ गांवों में एक किस्सा हो रहा था कि गांव में उनको बुलाया जाता था, चौपाल पे बिठाया जाता था, मिठाई रखी जाती थी और फिर गांव वाले सवाल पूछने लगते थे कि आपने सड़क नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। और फिर यही वीडियोज संभवतः, क्योंकि उस वक्त जनसुराज का इकोसिस्टम इतना सामने से मुखर होकर नहीं आ रहा था, ऑर्गेनिकली ये वीडियोस बहुत वायरल हो रहे थे कि फलाने बड़े नेताजी के साथ ये हो गया। इनफैक्ट मुझे लगता है उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी एक गांव में हुआ था। बहुत एम्बैरेसिंग वीडियोस बाहर आ जा रहे थे। तो प्रशांत किशोर ने वहां के लोगों को ये मैट्रिक्स दे दिया था कि आप अपने स्कूल, सड़क, अस्पताल पे बात करने का अपने टॉपिक बिहार में दे दिया था। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है तो वापस एक मीम चलता है बिहार पे। महिला से पूछा जाता है, बुजुर्ग महिला से, कि इस बार वोट आप किस पे देंगे, जात के नाम पे देंगे कि विकास के नाम पे देंगी? बूढ़ी अम्मा पूछती हैं, विकास कौन जात का है? नहीं, इस पे एक चीज जो अभी ऐश्वर्या कह रही है, या अमित ने कहा, आपने कहा, आप बिहार को देखिए, आज 20 साल हो गए लालू यादव का, जो कच्चा था उसका चला गया। आज जेडीयू में कौन लोग हैं, या भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं? वो ही लोग हैं जो कभी आरजेडी में भी हुआ करते थे। भीम सिंह, वो जेडीयू में थे, उन्होंने एक बार सेना को लेकर एक बयान दे दिया था कि आर्मी में आदमी मरने के लिए जाता है। आज वो राज्यसभा में। जी। सम्राट चौधरी के पिताजी लंबी यात्रा करके आए हैं। वो आरजेडी में थे, सम्राट चौधरी आरजेडी में थे, फिर जेडीयू से यात्रा है ये। आप एक चीज समझिए, जो अभी ऐश्वर्या कह रही है ना कि वो इश्यूज जो थे वो ठीक इश्यूज थे, वोट अधिकार यात्रा, या जो अभी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी ने यात्रा निकाली है, भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल और खेल दिया है, और जेडीयू ने।
गरीब कल्याण योजनाएं, फ्री बीज जिसे हम कहते हैं, वो अनाउंस की है, जो नीतीश कुमार की जो छवि है ना उसके विपरीत है। नीतीश कुमार ने 15 का चुनाव लड़ा, 20 का चुनाव लड़ा या अन्य चुनाव लड़े हैं। 10 में तो खैर उनकी सरकार के काम के नाम पे और लॉ एंड ऑर्डर पे उनको वोट मिला था। 15 में वो उन्हीं लालू यादव के साथ चले गए जिनके खिलाफ जाकर उन्होंने पार्टी बनाई थी। फिर वो 17 में वापस आए एनडीए, फिर 22 में चले गए। उसमें बहुत वो है। लेकिन सवाल ये है कि एंड ऑफ द डे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू फ्री बीज पे चली गई है। तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है। और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से करप्शन के इश्यूज को लेकर हाईलाइट किया है, अगर आप देखेंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी के ऊपर एलिगेशन हो या दिलीप जायसवाल पे हो, संजय जायसवाल पे हो, मंगल पांडे पे हो, अशोक चौधरी पे हो, ये वो लोग हैं जो दोनों पार्टियों में बहुत बड़े पदों पे हैं। अच्छा, अशोक चौधरी पर जो आरोप लगा, एक और चीज है, अशोक चौधरी और का एक किस्सा बताता हूं मैं आपको। कुछ समय पहले अशोक चौधरी और नीतीश कुमार बैठे हुए थे, एक मंत्री वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी अशोक जी यही हैं, हमको इनकी शिकायत करनी है आपसे, वो भी जेडीयू के। तो उन्होंने कहा क्यों करनी है? तो उन्होंने कहा कि इनकी बेटी वहाँ से सांसद है, हमारा बेटा इनके खिलाफ, इनकी बेटी के खिलाफ लड़ा कांग्रेस से और हम हार गए। ठीक है, अब हम वहाँ के विधायक हैं, लेकिन जो भी काम होता है उसमें हमारा नाम नहीं जाता है नेम प्लेट में, ये ठीक नहीं है। तो भाई नीतीश कुमार ने सोचा ये क्या हो रहा है। तो नीतीश कुमार ने नहीं पार्टी के बड़े पदाधिकारी को कहा कि इनकी बेटी को और इनके बेटे को दोनों को पार्टी में शामिल कराओ। बेटी एलजेपी से है उनकी, कि ये लड़ाई जो है इसका खत्म हो जाए, नहीं तो इसका नुकसान हो जाएगा हमको उस क्षेत्र में, समस्तीपुर में। तो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी को जो फीडबैक सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और उसी बिहाफ पे आपको गरीब कल्याण योजनाओं के तहत एक तरीके से फ्री बीज देना पड़ा। और वो एक हो सकता है बड़ा फैक्टर हो चुनाव में कि पीके की कार्ड या जो आपका इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसकी कार्ड के लिए आपको फ्री बीज लाना पड़ा। पीके पे एक मिनट, पीयूष वेट कर रहा है। मैं हिमांशु की जो बात है उसमें एक चीज कहना चाहती हूँ। जो फ्रीबीज वाली बात है, ये काफी बड़ा डेंट मारा है विपक्ष के पूरे प्लान पे, पूरा मट्टी पलीत कर दिया है। एक नेता ही मुझे बोल रहे थे 10,000 रुपए 75 लाख महिला, हर घर में महिला, 3-4 करोड़, आधी आबादी को तो आपने वोटर्स की टारगेट कर दिया, उनके साथ जुड़े 3-4 लोग, बहुत ज्यादा होता है बिहार में। तो कोई नहीं ये देखेगा कि भविष्य में कोई दे रहा है नहीं दे रहा है। वो कह रहे थे कहाँ हम लोग क्या मुद्दा लेके आने वाले हैं, ओटीपी से लेके कुछ भी। सोचो 10,000 रुपए जा रहा है महिला के, वो उसके परिवार को पूरा इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स अ गेम चेंजर। अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है वो। पर मेरा ये महिलाओं से ही मेरा जुड़ा हुआ सवाल आप पे आ रहा था, क्योंकि हम लोग अशोक चौधरी की बात कर रहे थे। शांभवी से आपकी अच्छी खासी बातचीत रहती है, कुछ पता चला कि क्या या किसी और से बात की आपने? एनडीए के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनसे बात कर रहे थे हम लोग, या हम लोग प्रशांत किशोर पे चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अशोक चौधरी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे प्रशांत किशोर, पता है क्यों? क्योंकि अशोक चौधरी को ये नहीं पचा कि प्रशांत किशोर जेडीयू में इतने बड़े नेता कैसे बन गए। मतलब कैसे? प्रशांत किशोर जेडीयू में थे, क्रोनोलॉजी समझाइए। हाँ, बहुत पुराने। प्रशांत किशोर जब हुआ तो सबसे पहले अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव हुए वो बहुत ज्यादा, तो जेडीयू में। ठीक है, नीतीश कुमार के काफी करीबी हो गए थे वो, पुरानी रंजिशें हैं मतलब, काफी डिसीजंस जो हैं वो ले रहे थे, और उस वक्त अशोक चौधरी भी वहां पे थे। ठीक। तो उन नेता ने ये बताया कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको अशोक चौधरी से पुरानी खुन्नस है, हिसाब चुकता कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने साजिश करके प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर निकलवाया, और उनको ये लगता था प्रशांत किशोर को कि जिस तरह से नीतीश कुमार का अपना एक क्लाउट है, उनका एक अपना वोट बैंक है, 17% उनका डेडिकेटेड वोट बैंक है बिहार के अंदर, वो वोट बैंक का इस्तेमाल प्रशांत किशोर आगे बढ़ के अपने राजनीतिक करियर में कर सकते हैं, और एक बड़ा चेहरा, बड़ा फेज जो है पार्टी के अंदर बन सकते हैं। लेकिन उनको रोक दिया गया, ब्रेक लगाया अशोक चौधरी ने। तो इसीलिए
उसके बाद वो साजिश करके उनको छोड़ना पड़ा जेडीयू। तो आज अशोक चौधरी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, और प्रशांत किशोर अपनी पुरानी जो रंजिश है उनकी उसका बदला चुका अच्छा, है। ये मतलब कि ये बता रहे हैं कि एनडीए के नेता एनडीए बता के रहे नेता हैं। ने बात हाँ, बोली। ये तो नहीं, पीके उसमें के ये नेता कह रहे क्या हैं। बता रहे हैं वो नहीं पता, पर एक हाँ। एनडीए के नेता मुझे ये बता रहे थे, मैं उनसे मिली थी अभी पटना में, तो वो बहुत खुश नहीं थे जो प्रशांत किशोर लगातार खोल रहे हैं परतें। इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम, क्योंकि क्या है ना, जो जैसे हिमांशु ने भी बोला, सबसे क्रेडिबल फेसेस आपके इस तरह से, और प्रशांत किशोर की टीम को लगता है कि अब गली चौबारे चौराहों पे भ्रष्टाचार की बीजेपी और जेडीयू की चर्चा हो रही है। और मुझे ये भी बताया गया कि ये पूरा जो आक्रमण है ये आगे भी जारी रहेगा, किसी भी हालत में ये लोग विपक्ष पे नहीं आने वाले। प्रशांत किशोर इन पे कर रहे हैं, और मजा किसको आ रहा है, वो जो कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम में, बीजेपी की बी टीम में प्रशांत किशोर, वो चुप बैठे। अब प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम नहीं है। नहीं, देखिए, दो चीज आप समझिए ना। हाँ, आपको आरजेडी से लड़ना उतना प्रशांत के लिए भी आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से लड़ना मुश्किल है। मुश्किल है। तो उनको ये लगता है अगर हम ऐसे सिनेरियो बना लें कि हाँ। मेरे बिना सत्ता ना आए। बस। आप याद कीजिए 2013 का 100 अरविंद बात की एक केजरीवाल, बात है मानशु। हाँ, किनके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई और फिर किनके साथ 49 दिन की सरकार चलाई, वो कई, और फिर उन्हीं का वोट बैंक जो है शिफ्ट कर हो लिया गया, अपनी गया, तरफ। हाँ। छिटक गया। तो ये प्रशांत किशोर, क्योंकि वो इन सब चीजों को, ये जो आपने अभी कहा था अर्थमेटिक्स, वो अर्थमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते हैं राजनीति की। तो ये जो केमिस्ट्री है ना, इसको वो इनकैश करना जानते हैं, और इस तरीके के मूवमेंट से निकलकर सरकार बनाना। देखो, एक चीज है, उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट तो किया है। हाँ। वो पूरे बिहार घूम मेहनत किया है, 2 मेहनत साल किया। सड़क पे रहे। प्रफुल्ल महंता हो, अरविंद केजरीवाल हो, या ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के आंदोलन करके सरकारें में आए आए हैं, हैं। सत्ता में आए हैं। अरविंद केजरीवाल। लेकिन प्रशांत किशोर को ये सब चीजें मालूम है। और प्रशांत किशोर की खूबी क्या है, उन्होंने आरजेडी और जेडीयू के साथ भी काम किया है, भारतीय वही जनता बोली पार्टी ना। के साथ भी काम किया है। और आज उनकी पार्टी में कौन लोग हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, जेडीयू में थे, आरजेडी में थे? ये वही लोग हैं। एक चीज अभी पीयूष बोल रहे थे ना कि वो प्रशांत किशोर की और अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू में भी मुहिम है। एक प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो लगातार अशोक चौधरी पे हमले बोल रहे हैं। और ये किसी पार्टी में, हर पार्टी में है। आप देखिए तेजस्वी के खिलाफ उसकी दोनों, मतलब किस तरीके से उनके परिवार की लड़ाई बाहर आ गई है। बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो आरके सिंह बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। जेडीयू के अंदर एक लड़ाई है अशोक चौधरी के खिलाफ कि भाई ये कैसे हैं। और ये लड़ाइयाँ ऐसे होती हैं, इसके फायदे और नुकसान आपको चुनाव में और थोड़ा सा और कभी करीब आने दीजिए इस चुनाव को, और क्योंकि करीब बिहार जो है ना, वो आपको नई नई राजनीति सिखाएगा। अरे एक हिमांशु, कुछ समय पहले तक ये आता था कि चिराग पासवान को पीछे से पीके चलाते। हाँ, नहीं एक बाइट है एक जेडीयू की 2020 के चुनाव में कि 2 लोगों को पीछे से चलाने का काम जो है वो प्रशांत किशोर करते हैं। तब चिराग अलग लड़ रहे थे और तेजस्वी अलग। तो वो प्रशांत किशोर का एक ये इस चीज को मानना होगा कि उनको राजनीतिक जो समझ है, और इन पार्टियों में काम करने के बाद वो ये भली भांति जानते हैं कि कब कहाँ कौन सी कितनी हवा देनी है जिससे आग अपने आप लग जाए। इसमें एक और मैं एक मजाक की बात बताती हूँ कि जब मैं पीके साहब के पास गई तो मैंने कहा दीजिएगा मुझे इंटरव्यू। मैं गई थी बात करने, क्योंकि आप देखिए कि पीके साहब का तो रोज ही इंटरव्यू चल रहा है, तो हमने कहा था कभी हमें भी दे दीजिएगा। तो बोले तो आप तो कांग्रेस कवर करिए। तो मैंने कहा नहीं आपको भी कवर करेंगे, पर आप अभी ओवर कवर्ड चल रहे हैं। कहते अच्छा आई एम ओवर कवर्ड। हमने कहा और क्या, कितना तो आपका इंटरव्यू चल रहा है लगातार। तो ये मतलब कि कुछ बात आप कह रहे थे हमें, हाँ, उसी में उसमें ये डिकोड करते हुए जिस तरह से हिमांशु ने भी बताया कि बहुत सरफुटअव्वल मचने वाला है। और मैं लास्ट सबसे एक बार ये रैपिड फायर करूंगी कमेंट्स के बाद। हाँ, ओवर कवर्ड वाले गेम में उन्होंने एक और चीज की है कि कुछ नैरेटिव सेट कर दिया है। जैसे अब अशोक चौधरी के लिए सर्वदलीय नेता वाला शब्द उन्होंने कॉइन किया और फिट कर दिया लोगों के दिमाग में कि अच्छा। इस पार्टी में भी रहे, इस पार्टी में भी रहे, यहाँ भी रहे,
तो घूमने वाली जो चक्री थी वो उन्होंने सेट किया। एक और चीज जनसुराज का सक्सेस है जो हमको नोट करना चाहिए। जनसुराज के अगर आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी को पहले देखेंगे तो जब भी वो आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, चौथी फेल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, रील कटवाते थे, तो रील के मेट्रिक्स बहुत ऊपर जाते थे, एकदम से वायरल होता था, खूब कमेंट आता था उसमें नीचे। और आप अगर बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं भी इंटरेस्टेड है और इंस्टाग्राम चलाते हैं तो डूम स्क्रोलिंग करते हुए आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे कि भाई आरजेडी की बैंड बजा रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन उसी समय फिर सवाल पूछते थे, बीजेपी पे क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? ये अटैक कर रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके पास जो सपोर्ट बेस था वो बीजेपी माइंडसेट का ही या सिंपथाइजर माइंडसेट का ही ग्रुप था, अपर कास्ट युवा, वो उन रील्स को पसंद नहीं कर रहा था तो आपके पास आ नहीं रहा था। अब उन्होंने इसको डिकोड किया कि भाई बीजेपी के बजाय आप अटैक करो किस पे? सम्राट चौधरी पे अटैक करो। आप जो है विजय सिन्हा के बारे में बात करो, आप जो है दिलीप जायसवाल के बारे में बात करो, संजय जायसवाल के बारे में बात करो, और कागज के साथ मंगल पांडे के और कागज के साथ बात करो। ये देखो जी कागज, और इसके साथ थ्रेट देते हुए कि ज्यादा बोलेंगे अगर तो हम अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके खिलाफ भी कागज दिखा देंगे। नहीं, उसमें ये भी कहा कि आप लीगली अगर नहीं करेंगे तो हम 500 करोड़ का जो है घोटाला ले आएंगे। हाँ, तो 200 करोड़ आया अशोक चौधरी का आया कि हम ये लड़ाई कानूनी नहीं चुनावी मैदान में लड़ेंगे। तो ये एक तरीके से आप पीस डील करके इससे हो क्या रहा है कि अब वो रील्स चल रही हैं, नैरेटिव बन रहा है। जो बीजेपी के खिलाफ आप कर रहे थे तब सपोर्ट बेस आपके साथ नहीं आ रहा था। और जैसे कि अशोक चौधरी का पसीना गिर रहा है कि तो देखिए सवाल देने में पसीना दे रहे हैं, ये बीजेपी सिंपैथाइजर्स को सूट करता है कि इंडिविजुअल्स को अटैक करो तो वो ठीक है, वो जनसुराज के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के साथ आके कोहेरेंटली सेट हो जा रहे हैं। ये भी एक सक्सेस है पीयूष उनका। मेरी तरफ देख रहा है क्योंकि अब उसके भोजन का वक्त हो गया। हाँ, टाइम भी हो गया, बहुत भोजन उसको टाइम भी बहुत हो गया और आप लोग को भी जाने का वक्त हो भंडारा गया। भी बहुत खाया हम अभी। एक जल्दी से हम कमेंट सबके पढ़ेंगे, उससे पहले हम जल्दी से चाहते हैं एक टेक आप लोग का, क्योंकि ये फिर इसके बाद तो चुनाव की तारीख आ जाएगी, हम लोग ग्राउंड पे चले जाएंगे, ऐसे गिरते पड़ते कवर करते रहेंगे। तो हिमांशु से शुरू करते हैं। हिमांशु, एक टेक क्या होने वाला है? किसका पलड़ा भारी है? और ये भी बता देना आरके सिंह जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये देखो, आरके सिंह जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने शायद पिछली बार एक किस्सा बताया था आरके सिंह का, वो मत रिपीट कीजिए। नहीं, मैं इसलिए शायद मैंने बताया हो कि मैं बक्सर से लौट रहा था तो उनसे पूछा, भाई आप क्यों नाराज हैं? आप कहाँ वोट करने आएंगे, क्योंकि मैं आरा में था पोलिंग के दिन। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो संसदीय समिति की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में रहूंगा। मैंने कहा सर संडे तो कोई स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती नहीं। तो उन्होंने कहा समझ लीजिए आप, समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो 2015 में तो उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि बीजेपी में टिकटें बिकती हैं। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि टिकट्स बिकती हैं, और उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था। मेरा सवाल था कि मैं कहाँ इसलिए जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये अब आरके सिंह को तय करना है। आप तो देखिए कई भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो राणा सांगा को लेकर भी यात्रा निकाल रहे हैं। तो सवाल बहुत से हैं। चुनाव है, कभी इधर तराजू ऊपर नीचे होता रहेगा जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे। गट फीलिंग क्या कहती है आपकी? मुझे लगता है कि आरके सिंह अपने आप को थोड़ा सा ये चाहेंगे कि उनको स्पेस मिले, लेकिन अभी तक जितनी कमेटियां बनी हैं, चाहे वो चुनाव प्रचार कमेटी हो या मैनिफेस्टो या अदर कमेटी हो, उसमें आरके सिंह को जगह नहीं मिली। राजीव प्रताप रूडी आ गए। खैर फिर भी मुझे लगता है कि नॉट आरके सिंह इस चुनाव के आते आते टिकट से पहले आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और जो आप अभी कह रही थे ना कि इधर से ऐसे 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 घूमते हुए कौन कहाँ पहुंच जाए, और ज्वाइनिंग टीम अब हर पार्टी बनाती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम बनाई थी जो ज्वाइनिंग को देखेगी। अच्छा, तो अब हर पार्टी अपनी अपनी ज्वाइनिंग टीम मुझे लगता है बनाएंगे। नेताओं की टीम तैयार नहीं, है। हम लोग तो कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से आप चुनावी समय से जाएं तो थोड़ा पीछे से जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज्वाइन करा। क्लासिक, गुड वन। ऐश्वर्या, व्हाट्स योर टेक? क्या होने वाला है? आई विल स्टिक माय नेक आउट मौसमी, और 2 बातें बोलूंगी। you stick your neck out, it gets chopped. चलो बताओ। एक तो ये कि एलजेपी को लेके जो चल रहा है इस समय 24 या 25 सीटें, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा उनको मिलने वाली हैं। दूसरा, कुछ केंद्रीय नेता भी आपको बिहार में चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे।
अच्छा हाँ, ये बात चल रही है आगे और मुझे लगता है कि ये बात सच कुछ होती भी नाम नजर बता दीजिए। नहीं कुछ गेस अब देखो, गिने चुने मैं- तो हाँ। केंद्रीय मंत्री हैं। अब ना गेस ये- मंत्री तो शायद हमने- रहे क्योंकि लोकसभा और देख- MPs अभी का ही उनका चुनाव टेक है, लड़ेंगे। हाँ। जी जी उनका एमपी टेक है। देखिए, हमने देखा 24 के चुनाव में भी ये देखा था, रिपीट वो आपको दिखेगा, कुछ बड़े नेता मंत्री आपको दिखेंगे बिहार में चुनाव लड़ते हुए, कहीं ना कहीं उसके लिए चल रहा है। और चलिए। जैसे ये कह रहे थे आओ राम जाओ राम, कुछ लोग अभी भी पैर छुलाने के बाद भी, गले मिलने के बाद भी खुश नहीं है। हाँ, कारपेट खींच सकता है हाँ। कोई। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा फिर कहीं जा सकते हैं क्या? यू नेवर नो। आपका टेक। देखिए, मेरा टेक सबसे बड़ा यही है कि RK सिंह पार्टी में रहकर ही बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं। नॉट RK सिंह, जनरली बीजेपी में क्या चल रहा है? एक चीज जो बहुत बड़ी मेरे को कहीं से पता चली है कि अब आ रहे हैं मुद्दे पे। JDU के MPs जो है ना, उनमें से किसी एक MP के परिवार के लोग RJD की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ये है वो यादव साहब हाँ जिनको लेके ललन सिंह का बयान है अच्छा। जब उन्होंने इसका विरोध किया था गिरधारी SIR पे, गिरधारी यादव, हाँ, क्योंकि वो अपने बेटे को टिकट चाहते हैं। साफ साफ यही है। पर वो लेकिन- RJD में ही रहेंगे क्या? ऐसा नहीं, तो वो JDU में है ना, वो JDU अरे में बड़ा रहेंगे। इंटरेस्टिंग सुनिए ना, उनको नोटिस भी अशोक जारी चौधरी हुआ तो था। JDU में है, उनकी बेटी LJP से है। पर विरोधी नहीं है सांसद। ना, मतलब उस तरीके से नहीं नहीं ना, अभी तो विरोधी पाला एक तो ही है। ऐसा तो मैं होता है। ये कह रहा हूँ कि वो अपने परिवार के जनों को उनकी तैयारी पूरी हो गई है उनकी, और उनकी बातचीत RJD में भी लगभग सेट हो चुकी है कि उनको ठीक। अपने बेटे को चुनाव लड़ाना है। उनके बेटे अमेरिका में रहते हैं, कोशिश उनकी पूरी ये है कि उनको यहाँ पर लाकर अपनी जो पॉलिटिकल लेगेसी है उनको वो ट्रांसफर करें। ठीक है। कोशिश उनकी यही है। और ना सिर्फ वो, बल्कि कुछ ऐसे JDU के MPs हैं जो बीजेपी का पूरा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर। आपका टेक? Who's the dark horse? Who's the king maker? अमित? किंग मेकर तो इसमें चिराग बिहार में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में भी अभी आखिरी तक एक और पार्टनर जोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। पशुपति पारस को कैसे कन्विंस किया जाए, क्योंकि चिराग का जो नंबर है, जो पासवान वोट बैंक है, उसका कोई तोड़ अभी तक इंडिया गठबंधन के पास नहीं है। प्लस 6% जो NDA जा रहा है अरिथमेटिक के हिसाब से पिछले चुनाव से, उसको किसी तरह से मैनेज करें। अब क्या पशुपति पारस मान जाएंगे कि आएंगे, कितनी सीटों पे आएंगे, और आएंगे तो कहाँ से सीट अकोमोडेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको VIP के लिए जगह बनानी है, माले के लिए जगह बनानी है, और उसमें पासवान वोट बैंक को पता लगे कि वो आए हैं यहाँ, उसके लिए भी तो कंसिडरेबल सीटें उनको देनी पड़ेंगी। तो ये कितना वर्कआउट करेगा, ये तो अभी अगले हफ्ते 10 दिन में ही मुझे लगता है शायद ये तस्वीर साफ हो जाए। साफ हो जाएगी। क्योंकि तो बहरहाल पशुपति पारस अब की तरफ से शायद RJD में बातचीत हुई है कि उनको 5 से 7 सीटें जो है रिस्पेक्टेबल मिले, लेकिन चिराग पासवान का 6% पिछली बार वोट था, उन्होंने 135 सीटों पे चुनाव लड़ा था। अगर आप उसको उस नजरिए से देखें, तब उनके पास भारतीय जनता पार्टी RJD वगैरह से बहुत से Rebels लोग थे आ उनके गए थे, पास, रेबल्स हाँ। आए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर महागठबंधन को लॉस किया था तो वो ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया था। तो चिराग पासवान कोई बहुत बड़ा फैक्टर चुनाव में मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक परिस्थितियां ऐसी थी कि आपने 135 सीटें लड़ी, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, आपको क्या लगता है कौन बड़ा ओवैसी। फैक्टर होगा? मुझे लगता है अगर पूरे फैक्टर में देखो तो PK इज ए फैक्टर। आपको क्या लगता है ऐश्वर्या? अब फैक्टर वो क्या PK फैक्टर लगता है PK इज ए बिगेस्ट फैक्टर इस चुनाव। आपको? ऐश्वर्या आपका फैक्टर? PK चिराग पासवान। आपका? मैं अभी भी जो है पासवान वोट बैंक को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, 4% क्योंकि वो हाँ मतलब वो शिफ्ट नहीं होता है, वो गला कटवा देगा हाँ, अपना, लेकिन वोट वहीं देगा जहां उसका सिंबल है पार्टी का। किसका? चिराग पासवान। हाँ, पार्टी का वो फ्री symbol। तो टू तो देखिए पलड़ा दोनों तरफ बराबर है। freebies। और मैं एक नया शिगुफा छोड़ देती हूँ, मुझे लगता है मुकेश सैनी भी एक फैक्टर हो सकते हैं। मुकेश तो आएंगे, क्योंकि बिल्कुल। मुकेश सैनी विपक्ष के भीतर ही ये मानना है कि वो लगातार बीजेपी के टच में है, और एक नेता मानते हैं कि मुकेश सैनी यहाँ पे है ताकि हमारा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय ना हो सके। अगर उनको 10 दिया जाए तो वो 15 मांगे, अगर 15 दिया जाए तो वो 20 मांगे। तो और मुकेश सैनी कभी भी वो नेता कह रहे थे अपना सूटकेस लेके उधर जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार हैं दूसरे वो। तो हमारे हाँ नहीं मुकेश सैनी, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाते, नीतीश वहीं रहते हैं। उनका दूसरे नहीं- दूसरे उनके वो साथ तो चले। इधर से उधर लोग होते हैं, नीतीश वही है। वो तो कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री था, कोई इधर आता है कोई चला जाता है, इधर वाला जाता है तो इधर वाला आ जाता है। इससे तो सर पता चल रहा है देखिए, इसमें, भैया देखिए, मतलब भैया बहनों, हाँ क्या कह रहे थे? इससे पता चला कि पीयूष ने हमारा पिछला एपिसोड नहीं सुना है। सर आपने कहा था कुर्सी नीतीश कुमार की है,
नीचे की जो टांग है वो बदलती रहती है। तो 7 साल बहरहाल इधर देखिए, से अब उधर इसमें देखिए ना, हम लोग ने इतनी सारी चीजें बोली, पूरी किताब आपके सामने रख दी है, और इस बारी उम्मीद करते हैं कि जो पिछला वाला एपिसोड्स थे उससे अलग कुछ आपको इस डिस्कशन में मिला होगा। सारे लोग जो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हमें सुनते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये कमेंट्स बहुत प्रेम से आपके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि जो भी आप लिखते हैं वो हमारा हौसला और बढ़ाता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जो कमेंट्स पढ़े हैं उसमें हम बता देते हैं कि हमारी जो मिसिंग लेडीज थी, ऐश्वर्या और मौसमी, वो वापस आ गए। उनके लिए बहुत कमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों ने लिखा, मिसिंग ऐश्वर्या जी एंड मौसमी जी, दे आर द जेम्स ऑफ द शो, बट एक्सीलेंट एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। दैट्स वेरी नाइस कि आपने उस एपिसोड को भी पसंद किया। कभी हम नहीं होंगे तो हमारे सहयोगी होंगे, इसलिए ये नहीं है कि आप एक को पसंद करें दूसरे को नहीं, पूरा शो देखिए, आपको कुछ अलग जरूर मिलेगा। मिस्टर नाउ लिख रहे हैं, लव द शो फ्रॉम एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टर्स, मिसिंग द लेडीज दो। हम हाजिर हैं आपके सामने। शुभंकर यादव लिख रहे हैं, हिमांशु जी, इलाहाबाद में बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, दिन में यूपी पुलिस दामाद की तरह सहयोग करती है और रात के अंधेरे में ऐसा तांडव करती है कि क्या लड़की क्या लड़का बहुत मारती है। आपके लिए ये हिमांशु, आपने कोई मुद्दा उठाया होगा? नहीं, मैंने नहीं उठाया। इलाहाबाद में आकर बच्चों से जानकारी ले सकते हैं, ये कह रहे हैं। और नवंबर मैन लिखते हैं, ऐश्वर्या जी आती हैं तो माहौल खुशनुमा हो जाता है। और अभिषेक श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज तक रेडियो के सभी एंकर्स को नमस्कार, सभी रिपोर्टर्स को नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी को सुनना बहुत अच्छा लगता है और आप सभी के द्वारा दी गई जानकारियाँ बहुत रोचक होती हैं। इससे आगे भी ऐसे ही जारी रखिए, बिल्कुल जारी रखेंगे। आप जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना ही जारी रहेगा, ये तेल भरना पड़ता है लगातार। मनीष जी लिख रहे हैं, इस प्रोग्राम की अच्छी बात यही है कि सब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, बिना कोई एजेंडे के, हम ईमानदारी से बताते हैं। शुक्रिया इसको एक्नॉलेज करने के लिए, और बिना किसी लाभ हानि के। दूसरा ये कि इसमें जो अंदर की बात होती है, ऑफ रिकॉर्ड होती है, काफ़ी खिंचती है कि कैसे कैसे आप लोग काम करते हैं, ये पता चलता है। ये बहुत बढ़िया है जो भी आपने लिखा, शुक्रिया। ये आपकी तारीफ़ें सर आँखों पर। कहते हैं ना कि जिस तरह से नेताओं की चर्चा हो रही थी, तो अगले पॉडकास्ट में भी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, हम लोग सियासत की चर्चा करेंगे, पूरा आपको डिकोड करके बताएंगे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हमारे सारे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने के लिए। इस शेर के साथ हम अलविदा कहेंगे। आज तक रेडियो पर हमें सुनना देखना मत भूलिएगा। हम सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर हैं, और सियासतदानों पर ये शेर अर्ज है, आप पर नहीं, कि नहीं शिकवा मुझे कुछ तेरी बेवफाई का हरगिज़, नहीं शिकवा मुझे कुछ तेरी बेवफाई का हरगिज़, गिला तो तब हो जब तूने किसी से भी निभाई हो। वाह वाह क्या बात, वाह, क्या वाह, बात। शुक्रिया वाह, शुक्रिया। क्या बात, और क्या इसी शेर के साथ हम कहते हैं अलविदा, सलाम, नमस्ते। रिपोर्टर्स ऑफ